मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर न्यू सीरीज़ जिसे कि अचीव सीएपीएफ ने शुरू किया है फॉर योर वीकली करंट अफेयर्स ऑफ पेपर 2। ठीक है, इसमें मैं पेपर 1 के करंट अफेयर्स आई विल नॉट टच, है ना। अगर कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी लाइन मुझे ऐसी लगती है जो कि पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आई विल आस्क यू ऑल टू रेफर द पेपर 1 सेशंस जो कि आपके वीकली बेसिस पे हो रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पार्ट। एंड इसी के साथ साथ आपके पेपर 2 के जो हम इस न्यू इनिशिएटिव में चीज़ें कवर अप करेंगे वो होंगे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ना कि एवरी आर्टिकल। सारे आर्टिकल्स को हम कवर अप नहीं करने वाले, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट को देखेंगे। आप भी जब डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो यू माइट हैव रियलाइज्ड कि डेली बेसिस पे सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं आता है, या फिर कोई न्यूज़ ऐसी होती है जो रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द प्रीसीडिंग वीक, है ना, प्रीसीडिंग वीक। अब इस वीडियो में हम एग्जैक्टली कौन से वीक के देखने वाले हैं, वो है आपका जो करेंटली आपका वीक चल रखा है। इसमें आई हैव कवर्ड अप फ्रॉम मंडे से लेके आपका फ्राइडे तक। ठीक है, सिंस ये आपकी फर्स्ट वीडियो है तो इसमें कवरिंग आपकी मंडे से है। आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट विल बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे, उसमें आपका इस सैटरडे से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक जो भी होगा वो कवर्ड अप रहेगा, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, एंड एक और चीज़ इस एक इनिशिएटिव से रिलेटेड वो आपके लिए ये है कि इस इनिशिएटिव में आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल एडिटोरियल फॉर यू पीपल, वो तो आपको डेली बेसिस पे खुद ही पढ़ना है। ठीक है, बट वॉट आई विल बी डूइंग इज कि देयर आर सर्टन आर्टिकल्स। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर आपके होते हैं, है ना, 2 न्यूज़पेपर आपके होते हैं। फर्स्ट इज़ योर द हिंदू न्यूज़पेपर है। ठीक है, सेकंड आपका जो है दैट इज़ इंडियन एक्सप्रेस है। तो आपको ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आप बस या तो द हिंदू को फॉलो कीजिए या फिर द इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कीजिए, और कोई भी एक एडिटोरियल या 2 एडिटोरियल आपको इंपॉर्टेंट उसमें दिखते हैं उनको अपने एंड से रीड करिए। बट आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मतलब इनिशियली इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ आर्टिकल्स बहुत ही लेंदी पड़ जाते हैं, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन है। रीडिंग हैबिट आपने कम से कम एक एडिटोरियल की बनानी है। बाकी जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, चाहे वो आपका कोई दूसरा न्यूज़पेपर है, दूसरा न्यूज़पेपर इन द सेंस अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो द इंडियन एक्सप्रेस आपके लिए दूसरा हो जाएगा। तो आपके कोई भी आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नॉट एवरी आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका छूटे ना। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि हमारा पर्पज़ है इससे। दूसरा, आपके इन आर्टिकल से कैसे आपके डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चंस कनेक्ट होते हैं ये हम वीडियो के एंडिंग में PYQs के थ्रू देखेंगे। PYQs के थ्रू हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे। ठीक है, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज़ होती है वो सब पेपर में नहीं आती हैं। अगर हम PYQ का एनालिसिस करें और अब तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है रिलेटेड टू CAPF, आपने नोटिस किया होगा कि जो टॉपिक्स हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, ठीक है, जो टॉपिक्स हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इन द सेंस रिपीट बहुत होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे। ठीक है, जैसे कि बंगाल पोल वायलेंस, है ना, बंगाल पोल वायलेंस आपका हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस आपका हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं रिपोर्ट में, स्पेशली रिपोर्ट के टॉपिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपके न्यूज़ में रहे होते हैं, देन ओनली दे आर आस्क्ड इन द एग्जाम। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक उठ के आ जाता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है ना। और हमारे आज के सेशन को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग, वो है आपका कि रिसेंटली आपका SIR रिलेटेड, है ना, SIR रिलेटेड, और दूसरा आपका इंडिगो रिलेटेड जो क्राइसिस हुआ है। ठीक है, ये 2 न्यूज़ आप अपने एंड से रेडी करके रखना। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इंडिगो वाले पे पूरा डिटेल में ही निकाल के रखो, सब कुछ देखो, नहीं, बट हल्का सा देख लो इसको। ठीक है, एकदम मतलब लाइट देख लो, लाइट लेवल पे थोड़ा सा रेडी हो जाए। बाई चांस कुछ रिपोर्ट में पूछते, हालांकि आएगा नहीं इससे रिलेटेड, स्टिल थोड़ा सा। ठीक है, और SIR को इन डिटेल अपने एंड से करके रखना। मैं इस वीडियो में SIR इसलिए नहीं ले रही क्योंकि वो आपके इस वीक से शुरू नहीं हुआ है, वो आपका पास्ट कुछ वीक से चल रखा है। ठीक है, तो उसको तब की तब आप लोग देख लेना। ठीक है, अच्छे से इनको रेडी कर लेना, इंडिगो वाले को बहुत थोड़ा सा और SIR वाले को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब अगर मैं आपका इस वीक के एडिटोरियल्स की बात करूं तो आपका सबसे फर्स्ट एडिटोरियल जो कि हमने लिया है
इकोनॉमी बियॉन्ड द हेडलाइन नंबर्स, बेटर जॉब्स, ग्रीन ग्रोथ नीडेड, ठीक है। रिसेंटली आपका जीडीपी रिलेटेड डेटा वॉज देयर, है ना। एंड एक और चीज़, मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूँगी हल्का सा, है ना, ठीक है। और स्टैटिक पोर्शन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हेयर, वो भी आपको खुद ही रिलेट करना है ना, क्योंकि हमें पूरे वीक के कवर अप करने हैं और हमारा पर्पस ये है कि कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमसे छूट ना जाए और उसकी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल हमसे ना छूट जाए, ठीक है। तो रिसेंटली आपका जीडीपी रिलेटेड एक फिगर आया था, 8.2% की ग्रोथ जो है हमारे जीडीपी ने इस एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, है ना, जो सेकेंड क्वार्टर है आपका फाइनेंशियल, बट द जीडीपी इतना इन्होंने ग्रोथ जो है की है, ठीक है। ये ग्रोथ देखने को मिली थी कुछ टाइम पहले यूएस प्रेसिडेंट के, देयर वर सर्टन रिमार्क्स कि उन्होंने इंडिया को एक डेड इकोनॉमी डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो ये जो जीडीपी की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं उनकी बात को एक बहुत अच्छा रिप्लाई देती है ना। लेकिन इसी के साथ साथ इस एक आर्टिकल के जो एडिटर हैं आपके, वो कहते हैं कि इंडिया की जीडीपी का ये जो नंबर है ना, ये कितना सही है और ये कितना गलत है, इस बात पे अभी पूरी दुनिया थोड़ा सा डाउट करती है। क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने जो है इंडिया के डेटा को, इंडिया का जो नेशनल अकाउंट्स का जो डेटा आईएमएफ के पास जाता है उसको ग्रेड सी में डाला है कि ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट स्टिल उतना ट्रस्टवर्दी नहीं लग रहा है। और ये नंबर, ये जो नंबर्स हैं, ये जितने ओपन, ठीक है, ये जितने ओपन और जितने क्लियरली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जाएंगे उतना ही इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। कैसे? बिकॉज जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमीज परफॉर्मेंस एज वेल एज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंट्री। इसके बेसिस पे, इसी रीजन की वजह से सच अ ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू साइलेंस डोमेस्टिक क्रिटिक्स हु ट्राई टू गेन नेगेटिव पिक्चर ऑफ द कंट्रीज, टू ट्राई टू पेंट अ नेगेटिव पिक्चर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। इस रीज़न से ये जो नंबर है ये जितना क्लियर और जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। फिर आपके एडिटर कहते हैं कि ये जो जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि इतनी हो गई, बट इज़ इट ट्रू? इसके रिगार्डिंग वो दो क्वेश्चन उठाते हैं आपके। फर्स्ट इज़ कि इंडिया की जो ग्रोथ है क्या वो इनफ जॉब्स क्रिएट कर रही है, और दूसरा क्वेश्चन उनका ये है कि क्या ये ग्रोथ जो है ये ग्रीन ग्रोथ है ना। तो एक एक करके जब आपके एडिटर इस चीज़ को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इंडिया में जब बात आती है जीडीपी की ग्रोथ से रिलेटेड, कितनी वो जॉब्स क्रिएट कर पाई है, तो द पिक्चर इज़ वेरी सैड एंड द पिक्चर इज़ वेरी ग्रिम, ठीक है। कैसे? कि 46% ऑफ द वर्कफोर्स जो आपकी है, ठीक है, ये आपकी अभी भी एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है ना। इस वर्कफोर्स को किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें ट्रांसफ़र करना है ना, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे ये हम आगे देखेंगे। और दूसरा, एग्रीकल्चर की खुद की ग्रोथ इज जस्ट 3.5%। तो मोस्टली जो आपकी ग्रोथ आ रही है वो आपकी आ रही है सर्विसेज सेक्टर से, ठीक है। एग्रीकल्चर में खुद ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम रही है ना। और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि रूरल डिमांड इज़ नॉट देयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और रियलिटी ये सामने आती है कि इंडिया की जो 90% इंडिया की इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल ही है अब तक, ठीक है। तो ये कुछ ग्रिम डिटेल्स हैं हमारे जीडीपी की, है ना। यही 3 मेन पॉइंट्स इन्होंने रखे थे, बाकी ये आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस और दूसरी प्रॉब्लम ये जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि इंडिया का, है ना, इंडिया की कुछ सिटीज़ जो हैं वो तो पूरी की पूरी गैस चैम्बर ही बन चुकी हैं, जैसे कि दिल्ली, है ना। दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कहता है कि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अबव 400 जा चुका है, यानी कि सीवियर लेवल पे वो ऑलरेडी है ना। जब इतना हाई और इतनी पुअर एयर क्वालिटी हमारी है, ठीक है, इतनी पुअर वाटर क्वालिटी हमारी है ना, ऐसे ड्यूरेशन में हमारा जीडीपी इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इन्होंने यहाँ पे कहा था नॉट जस्ट द एयर बट जो दिल्ली की, ठीक है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया था आपका, देखो 45 ऑफ द टॉप 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ग्लोबली आर इन इंडिया, ये डेटा आपको निकालना है इसमें से, ठीक है। और जो इंडिया की कुछ सिटीज़ हैं वो तो गैस चैम्बर बन चुकी हैं, AQI लेवल उनका 400 के ऊपर है, ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है फिर, दिल्ली में जो ग्राउंड वाटर आपका है वो भी बहुत हाई लेवल्स पर पोल्यूटेड है। वो किस किस चीज़ से कंटेमिनेटेड है? यूरेनियम से, लेड से, नाइट्रेट से, फ्लोराइड से। एंड सैलिनिटी रिलेटेड इंडिकेटर्स कहते हैं कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं लोगों की हेल्थ के लिए, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन आपके एडिटर ने यहाँ पे किया है ना।
तो आपके जो एडिटर हैं वो कहते हैं कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोगों के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट ही प्रेजेंट ना हो। और दूसरा पॉइंट, जो दूसरा सॉल्यूशन इन्होंने दिया था वो ये दिया था कि इंडिया में जो डेटा है ना, अभी जो हमारा बेस ईयर है वो 2011 और 12 का हम एज अ बेस ईयर लेके जा रहे हैं, जिसको ऑलमोस्ट 13 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, आपको मेरा एक एक वर्ड ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही बोलूँगी, है ना। ये पूरा आई एम नॉट गोइंग टू रीड क्योंकि ये रिक्वायर्ड ही नहीं है ना। तो 2011 और 12 को एज अ बेस ईयर आपका लेके चला जा रहा है। इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि इंटरनेशनल आपका जो नॉर्म है, ठीक है, वो कहता है कि हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमी होनी चाहिए। हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमी का क्या मतलब है, ये आपके वो कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको इसमें से निकालने होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, इधर है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमी आपकी मतलब होती है कि हर 5 साल पे आपका बेस ईयर जो है वो रिवाइज होना चाहिए ताकि रियल पिक्चर्स जो हैं वो सामने आ सके। अगर हम 2011-12 से कंपेयर करेंगे तो हमें जीडीपी में ग्रोथ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रियल पिक्चर 5 साल पहले से कंपेरिजन करो। ठीक है, और इसके लिए ये कुछ सॉल्यूशन देते हैं। अब इनके सॉल्यूशंस को आई एम गोइंग टू रीड इट एज इट इज़ क्योंकि आपको यहाँ से कुछ कीवर्ड्स भी निकालने हैं, कैसे इस पूरे प्रोसेस को यूज़ करना है। देखो, मे शाइन बट हैव अ मीनिंगफुल ग्रोथ रिक्वायर्स गेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। एक तो ये ऐसी लाइंस को एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया करो कि हेडलाइन नंबर्स मे शाइन, ये कंक्लूजन में लिख जाएगी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है, एक मीनिंगफुल ग्रोथ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, गेटिंग द फंडामेंटल राइट। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, सबसे पहला टास्क इन्होंने कहा है द फर्स्ट टास्क इज टू जनरेट प्रोडक्टिव फॉर्मल सेक्टर जॉब्स जो है वो क्रिएट होनी चाहिए, जो कि हर साल इलेक्शंस में प्रॉमिस आपकी की जाती है बट क्रिएट नहीं होती हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इसके लिए सॉल्यूशन देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़नी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, और जो आपकी स्किलिंग प्रोग्राम्स हैं वो लेबर मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने ये कहा है। सेकंड पॉइंट ये कहते हैं कि इंडिया को अपनी जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का जो आर्किटेक्चर है उसे मतलब रिवाइज करना चाहिए, उसको अपडेटेड रखना चाहिए। ठीक है, हाई इंस्टीट्यूशनलाइज हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक डेटा। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक डेटा आपका रेडी करना है, हर 5 साल पे बेस ईयर जो है वो रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, थर्ड ये बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल कंसर्न आपका ग्रीन ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीन ग्रोथ से इनका मतलब है, अब मैं एज इट इज़ रीड करी हूँ क्योंकि आपको कीवर्ड्स और लैंग्वेज यहीं से सीखनी है रीडिंग से। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैन नो लॉन्गर रिमेन एन आफ्टर थॉट। ठीक है, ये वर्ड्स टैकलिंग एयर पोल्यूशन कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शन अक्रॉस नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ऑन क्रॉप रेसिडुअल मैनेजमेंट पे, अर्बन ट्रांसपोर्ट पे, क्लीन एनर्जी के टर्म्स में, इंडस्ट्रियल एमिशंस के रिडक्शन के टर्म्स में, बैक्ड बाय क्रेडिबल मॉनिटरिंग सिस्टम्स, एंड दिस नीड्स टू बी डन एट हाईएस्ट लेवल इन द पीएमओज ऑफिस। ठीक है, ये आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो इस बात को आपके एडिटर जो है यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा फर्स्ट एडिटोरियल जो है वो कंप्लीट होता है। ये आपका द इंडियन एक्सप्रेस का था, कोई बच्चा द हिंदू पढ़ता हो तो उसका द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल जो है वो यहाँ से कवर अप हो गया। ठीक है, दूसरा आपका आता है इंडिया रशिया समिट का, ये आपके मंडे का था, है ना, मंडे या ट्यूसडे में आपके न्यूज़पेपर में ये था। ठीक है, होपफुली आपने रीड किया होगा। इसमें आपके एडिटर कहते हैं कि इंडिया रशिया का जो अभी 23rd बायलेटरल समिट हुआ है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट मार्क्स द 25 ईयर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। 25 साल से इंडिया और रशिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, बायलेटरल एनुअल समिट को। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि दीज डेज पूरा वर्ल्ड जो है ड्यू टू वेस्टर्न सेंशंस आपके रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश करता है, बट इन दिस क्रिटिकल टाइम्स इंडिया ने ये समिट सक्सेसफुली कंडक्ट करवाकर इसको एक बैलेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस दिखाया है। ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस आपका दिखाया है। कैसे, वेस्टर्न सेंशंस भी हैं और दूसरा हमें क्या करना है, हमें रशिया के साथ जो हमारी इतनी ओल्ड फ्रेंडशिप है उसको मेंटेन रखना है ना, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एडिटर ने ये बातें कही, है ना। अब इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिगर आउट किए थे, जैसे कि इनका यहाँ पे था, इस समिट में पीएम मोदी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन टू रिसीव मिस्टर पुतिन इन पर्सन एंड फॉर द
Government to accord him a state visit. Both actions for the first time in its tenure send the message that Mr. Putin remains a friend despite Western attempts to isolate him. ये पहला पॉइंट इस समिट से निकल के आता है कि कितने भी वेस्टर्न सैंक्शंस हो, कितने भी हमारे ऊपर प्रेशर हो, हम रशिया के साथ अपने रिलेशंस जो है वो इंटैक्ट रखेंगे. सेकेंड इज कि पीएम मोदी ने जो है वो कंसिस्टेंटली पीस एफर्ट्स की बात की है यूक्रेन के साथ में, है ना. मतलब रशिया के साथ बात की है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ आपका कंसिस्टेंटली पीस एफर्ट्स की तरफ जाए, है ना. तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया को क्रिटिसिज्म भी नहीं मिलेगा कि उसने रशिया को जो है समझाया नहीं. ठीक है. थर्ड है कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के सामने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है कि भले ही रशिया के साथ जो हम ऑयल ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, रशिया के साथ जो हम ऑयल ट्रेड कर रहे थे उस पर वेस्ट ने 25% टैरिफ्स लगाए हमारे गुड्स के ऊपर, ठीक है, सैंक्शंस लगाए, फिर भी हम रशिया के साथ अदर इकोनॉमिक फ्रंट्स पे ट्रेड करेंगे. ठीक है. अदर वेज ऑफ एंगेजिंग रशिया इकोनॉमिकली टू एंड दैट इन डिस्क्राइबिंग द टेक अवेज फ्रॉम मोदी पुतिन मीटिंग ऑफिशियल्स हैव हाइलाइटेड. अब क्या हुआ है कि इस एक पर्टिकुलर मीटिंग में आपका समिट में कुछ आउटकम्स आए हैं. ठीक है. ये आउटकम आपके रहे हैं सबसे पहला तो लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट, है ना. आपने इंडिया रशिया रिलेशंस पढ़े होंगे. ठीक है. इंडिया रशिया रिलेशंस में आपने देखा होगा कि इंडिया और रशिया के जो मतलब सर्विस सेक्टर है, जो लेबर की मोबिलिटी है हमारी, वो काफ़ी कम है रशिया की तरफ. हमारी जो लेबर है वो मोस्टली वेस्ट में जाती है या फिर आपकी गल्फ में जाती है. ठीक है. लेकिन रशिया नहीं जाती है, तो रशिया के लिए एक लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट ताकि हमारे लोग वहाँ जाके जॉब सर्च कर सकें. एन MOU टू जॉइंटली सेटअप अ यूरिया प्लांट इन रशिया एंड द एडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक रोड मैप लॉन्च्ड इन मोदीज 2024 मॉस्को विजिट, है ना. इस रोड मैप में आपका क्या क्या है? एक तो मोर ट्रेड, डेवलपिंग कनेक्टिविटी यूजिंग मैरीटाइम कॉरिडोर. मैरीटाइम कॉरिडोर कौन से आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा. INSTC है, नॉर्दर्न सी रूट है, ठीक है, नॉर्दर्न सी रूट है, फिर आपका चेन्नई और जो एक रशियन सिटी है व्लादिवोस्तोक, आप लोग इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं आप अपने एंड पे देख लेना. ठीक है. इनके बारे में बात की गई है. ठीक है. लेकिन आपके एडिटर कहते हैं कि इतना सफिशिएंट नहीं है. इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को जो है अदर फ्रंट्स पे रशिया के साथ इंगेज होना चाहिए था इसमें, है ना. वो क्या क्या चीज़ें थी? वो थी आपकी, जब रशिया आपको एक अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई प्रोवाइड करवा रहा है तो इंडिया ने कोई भी प्लान अनाउंस नहीं किया उसके रिगार्डिंग. इन्होंने डिफेंस हार्डवेयर के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पे कोई बात नहीं की. ये वो 3 डायमेंशन. एक और आपका आ गया स्पेस कोऑपरेशन. ठीक है. तो सबसे पहला आपका डिफेंस हार्डवेयर, दूसरा आपका स्पेस कोऑपरेशन, ठीक है, और तीसरा आपका ऑयल सप्लाई, है ना. इन 3 डायमेंशंस पे इंडिया को रशिया से बात करनी चाहिए थी, दैट टू वेरी ओपनली, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में 2030 तक जो $100 बिलियन का गोल है बायलैटरल ट्रेड का वो पूरा हो सके. प्लस इंडिया जो है, ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे. मिस्टर मोदी ने इंडिया रशिया रिलेशंस को ध्रुव तारा के फॉर्म में कंसिडर किया था. तो न्यू दिल्ली को जो है मस्ट बी माइंडफुल दैट एजर्टिंग strategic autonomy will require taking consistent steps in with both rather than pendulum movement from one to another. कभी रशिया की तरफ जाना, कभी वेस्ट की तरफ जाना इज नॉट अ फीजिबल सॉल्यूशन, ऐसा एडिटर कहते हैं. एडिटर कहते हैं कि इंडिया शुड एंगेज ओपनली, ठीक है, रशिया के साथ में, स्पेशली इतने इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक फ्रंट्स में. ठीक है. यही सेम बात आपकी इस एक पर्टिकुलर एडिटोरियल में भी कही गई है ना. तो इसको मैं रीड नहीं करूंगी क्योंकि इसमें इन्होंने मोस्टली स्टैटिक पोर्शन की बात की थी. ठीक है. स्टैटिक पोर्शन आप लोगों ने होपफुली पहले से पढ़ लिया होगा, है ना. इसमें इन्होंने बस कुछ नया ये कहा था कि बोथ द कंट्रीज शुड एंगेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. आर्कटिक एक्सप्लोरेशन, यस, इंडिया के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव होगा. ठीक है. जब आपने आर्कटिक के अराउंड जो डिबेट है, अगर इसको स्टैटिक पोर्शन में प्रॉपर्ली पढ़ा होगा तो आप इसे यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कैसे रशिया विल बी अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम रिसर्च, इन दोनों ही कंट्रीज से एजुकेशन एक्सचेंज, ठीक है ना. फिर इंडियन स्टूडेंट्स इन रशिया एक्सीडेड 30,000. ठीक है. इस नंबर को और फर्दर प्रमोट करना चाहिए. आपने देखा होगा नीट एग्जाम के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं MBBS परस्यू करने के लिए दे गो टू रशिया, दे गो टू यूक्रेन. ठीक है. तो ये नंबर जो है वो एजुकेशनल एक्सचेंज का और बढ़ना चाहिए दोनों कंट्रीज के बीच में. ठीक है. इतनी सी बात आपकी इन 2 आर्टिकल्स में कही गई है ना. अभी तक हमें दोनों अपने पुराने पहले आर्टिकल में भी और इस आर्टिकल में भी
ऐसी कोई लाइन नहीं मिली जिसे कि आप डायरेक्टली कैप्शन के फॉर्म में, मतलब आपका कोड के फॉर्म में यूज़ कर सकें, डायरेक्टली आपका कंक्लूजन बन सके, ठीक है। अभी मोस्टली हमें मोटी मोटी डिटेल्स ही मिली हैं। वो आपका एडिटोरियल टू एडिटोरियल वेरी करता है ना। हो सकता है इस वीक के एडिटोरियल में आपको ऐसा कुछ भी ना मिले जहाँ से कि आपको डायरेक्ट कुछ अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएं, डायरेक्ट कुछ अच्छी कोट्स मिल जाएं, ठीक है। हो सकता है आने वाले में मिलेंगे। अब तो हम हर वीक देखेंगे तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल आता है डिजिटल लिटरेसी के रिगार्डिंग। ठीक है, देखो, है ना, रिसेंटली आपने देखा होगा, आपका रिसेंटली, है ना, एक ऐप था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको कहते हैं संचार साथी ऐप, है ना। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस ऐप को, है ना, जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनके मोबाइल फोन्स पर इस ऐप को प्रीलोड करके देंगे, ठीक है। और अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आपका नहीं रहेगा, है ना, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग रिसेंटली डिबेट हुई है ना। और इस डिबेट के बाद गवर्नमेंट ने जो है अपना ये संचार साथी वाला जो ऑप्शन था, ठीक है, इस ऐप को वापस ले लिया, इस प्रपोजल को, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपके एडिटर कहते हैं इसमें, इस ऐप के रिगार्डिंग, अब देखो यहाँ से ये वर्ड्स एज इट इज़ यूज़ करने हैं, देखना है इसको। ऐप ऑन एवरी न्यू स्मार्टफोन सेट एट द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ साइबर फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट एंड द एक्सपेंशन ऑफ स्टेट एक्सेस टू पर्सनल डेटा, ठीक है। ये लाइन्स एज इट इज़ याद कर लेनी है आपने, है ना। सेट एट द क्रॉस रोड ऑफ प्राइवेसी एंड डिजिटल सर्विलेंस, ठीक है। ये वो आपके कीवर्ड्स होते हैं, इसे हम ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपको एज इट इज सीखने हैं न्यूज़पेपर से, है ना, ठीक है। तो इसी के बारे में आपके एडिटर ने जो है यहाँ पे कहा है ना। इसके बाद आपके एडिटर कहते हैं कि इन्होंने मैन्युफैक्चरर्स वर टोल्ड टू शिप द ऐप सो दैट इट वाज विजिबल व्हेन द यूजर फर्स्ट यूज्ड द डिवाइस एंड टू मेक श्योर यूजर्स कुडंट डिसेबल इट, ठीक है। ऐसी कुछ बात हुई थी। अब इसके रिगार्डिंग एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आती है प्राइवेसी के रिगार्डिंग, और वो है आपकी के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, ठीक है। के.एस. पुट्टास्वामी जजमेंट जो है आपकी, वो इसके रिगार्डिंग एक टेस्ट मैंडेटरी कर देती है। और वो टेस्ट आपका ये होता है कि अनटिल एंड अनलेस कोई और स्टेप गवर्नमेंट के पास ना बचे या फिर कोई नेसेसिटी क्रिएट ना हो, तब तक गवर्नमेंट जो है प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करेगी या फिर प्राइवेसी से रिलेटेड ओवर रीच नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा डेटा गवर्नमेंट एक्सेस नहीं करेगी। मिनिमम डेटा के साथ ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ये कहीं ना कहीं कहा है। और ये जो ऐप था, ये आपके एसएमएस को, फ़ोन को, लोकेशन को, अपडेट्स को, सब कुछ एक्सेस कर रहा था, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपके एडिटर कहते हैं कि सच काइंड ऑफ स्टेप्स दे मस्ट नीड द टेस्ट। ये टेस्ट आपका होता है कि सबसे पहला तो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कि जितना गवर्नमेंट एक्सेस कर रही है क्या उतना सच में रिक्वायर्ड है प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट इज द फर्स्ट टेस्ट, द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। दूसरा ये है कि आर देयर एनी अदर मीन्स, मतलब क्या कोई और तरीका है जिसके थ्रू प्राइवेसी जो है, मतलब जो डेटा है ना, जो साइबर सिक्योरिटी आपकी वो प्रोटेक्ट की जाए। तो हाँ है, यही सेम काम आपके एग्जिस्टिंग पोर्टल्स कर रहे हैं, यूएसएसडी कोड्स कर रहे हैं, एसएमएस बेस्ड चेक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग करके कंपोनेंट्स में ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं जो कि डेटा को प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपके स्कैम्स को चेक कर रही हैं, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए ये ऐप था, स्कैम डिटेक्शन के लिए ये ऐप था, ठीक है। इन्हें ये चेक कर रही हैं, है ना। एंड द ऐप में ऑल्सो फेल द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी फ्रॉम द जजमेंट, द थर्ड टेस्ट ऑफ लीगैलिटी, ठीक है। इन तीनों टेस्ट पे जो है ये ऐप जो है वो आपकी फेल हो रही थी क्योंकि ऑल्टरनेट मेजर्स आपके एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना। प्लस आपके एडिटर कहते हैं कि गवर्नमेंट को स्कैम अलर्ट और डेटा प्रोटेक्शन जैसी चीज़, मतलब ये तो ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास है, गवर्नमेंट चाहे तो इसी को और बेटर बना सकती है। गवर्नमेंट का जो फोकस है वो बड़े इश्यूज़ पे ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट और जो आपके इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं। आपका एक हो गया फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, एक ये फाइनेंशियल फ्रॉड की बात कर रहे हैं, दूसरा ये आपके डिजिटल अरेस्ट की बात करें, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट के रिगार्डिंग भी आपका
कोई कोई आर्टिकल इस वीक रहा है वो आपको खुद से रीड करना है क्योंकि वो न्यू नहीं है ना, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इंटरपोल की रिपोर्ट आपकी कहती है कि मतलब पूरे वर्ल्ड एस्टिमेटेड दैट ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड कॉस्ट विक्टिम्स मोर देन $1 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड। थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग जो हैं वो $1 ट्रिलियन लूज कर देते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड में और डिजिटल अरेस्ट में, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को जो है गवर्नमेंट को ज़्यादा देखना चाहिए, है ना। फिर ये कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी हैज़ अ टेलीकॉम स्पैम एंड फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम। इंडिया के पास ऑलरेडी है, कैसे, DND ऐप के थ्रू। अब ये ट्राई का DND ऐप क्या है ये आप खुद जाके गूगल पे देखेंगे, है ना, और ज़्यादा डिटेल में इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके थ्रू ये काम हो सकता है ना। अ प्रिविलेज्ड ऐप दैट सिट्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी स्मार्टफोन इज एन अट्रैक्टिव। अब इसी के साथ साथ आपके इस ऐप के लिए क्यों ये एडिटर मना कर रहे हैं, क्यों ये डिबेट आपकी हुई थी। ऐसा माना जाता है कि आपके साइबर वर्ल्ड में कोई एक ऐप अगर ज़्यादा लोगों के फ़ोन पे मिलेगी या ज़्यादा यूज़र्स के पास मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो आपके साइबर अटैकर्स हैं उनके लिए उस साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच करना या उस ऐप के जो भी आपके फंक्शंस है उसको ब्रीच करना बहुत ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही ऐप का जो भी उनका सिक्योरिटी कोड है जैसे भी वो हैक करते हैं उसको हैक करके बहुत बड़ी ऑडियंस को वो टारगेट कर लेंगे। तो एडिटर का मानना है कि जो एग्जिस्टिंग अलग अलग मेथड्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका इन्होंने बताया USSD कोड्स हैं, पोर्टल्स हैं, अलग अलग फ़ोन पे अलग अलग सिस्टम चल रखा है, तो दैट इज़ वे मोर बेटर, ठीक है। एक ऐप को इतनी बड़ी ऑडियंस के फ़ोन पे लोड करना इज़ नॉट अ गुड स्टेप। टारगेट करना बहुत आसान हो जाएगा। इन्होंने कहा है अ प्रिविलेज्ड ऐप दैट सिट्स ऑन ऑलमोस्ट एवरी smartphone is an attractive target for overreach by state agencies as well as by criminal actors who manage to compromise the app itself. Cyber security research कहती है has repeatedly shown that once attackers obtain a foothold within the widely deployed system components, they can move laterally at a scale, ठीक है। इजीली बड़ी ऑडियंस जो है वो टारगेट हो जाती है। फिर कहती है कि ब्लैंकेट मैंडेट्स आर ऑल्सो सिनिकल, ठीक है। Digital scamsters succeed not when they steal money or credentials, but when they create fear and a sense of false authority in the user's mind. तो गवर्नमेंट को उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए इन्होंने वेरियस मॉडल्स आपको बताए। एक इन्होंने बताया केन्या का स्कैम आइडेंटिफिकेशन एबिलिटी मॉडल, है ना। इसी के साथ साथ अब मैं दूसरी कंट्री का मॉडल नहीं लूँगी, हम अपनी कंट्री का देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल में तो बहुत कुछ होता है। हमारा खुद का ई-बात सेशन RBI का है, ठीक है। फिर आपने KBC में जो है मतलब आपका कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन को कहते हुए सुना होगा RBI कहता है, तो RBI कहता है कैंपेन, ठीक है। तो ऐसे सेशंस ऑलरेडी इंडिया में चल रखे हैं जो कि अवेयरनेस जो है यूजर्स के एंड पे ऑलरेडी ला रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सेफ रहना चाहिए डिजिटल बैंकिंग में, वार्निंग यूजर्स टू नॉट शेयर पिन, पासवर्ड, OTP, एक्सप्लेनिंग टिपिकल फ्रॉड्स, है ना। और फिर इसी के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स का भी अपना अलर्ट सिस्टम है। छत्तीसगढ़ में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वैन है, ठीक है। फिर तेलंगाना न्यू फ्रॉड का फुल स्टॉप है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का फोकस इस एंड पे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक ऐप क्रिएट करना कहीं ना कहीं प्राइवेसी को ब्रीच करता है, ठीक है। हमें ऐसी अप्रोच लगानी चाहिए, ऐसा आपके एडिटर कहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म हो। फर्स्ट अप्रोच जिसमें ये आपकी सजेस्ट करते हैं वो ये है कि an individual who has learned to distrust unsolicited links and callers use official helplines is more digitally literate and less vulnerable. एक तो ऐसा सिस्टम हमारे पास में है और ये अप्रोच हम ऑलरेडी लगा भी रहे हैं और फर्दर लगानी चाहिए। एंड सेकेंडली दे रिड्यूस द नीड फॉर रिपीटेड स्टेट इंटरवेंशन। रिपीटेड स्टेट इंटरवेंशन जो है आपका नहीं होना चाहिए प्राइवेसी में, है ना। ऑटोमेटिकली जो कि आपके मोबाइल फोन्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, जो आपके सॉफ्टवेयर के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, इनको सिस्टम ऑटोमेटिकली ऐसा बनाना चाहिए कि गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरवीन ना करना पड़े, आपका सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो साइबर हैक्स को रोक सके, ऐसा ये कहते हैं। फिर ये 3 पिलर्स पर फोकस करते हैं। शिफ्ट अवे फ्रॉम व्हाट इज़ देयर टू हाइड, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने यहाँ पे 3 पिलर बताए हैं। टेलीकॉम ऑब्लिगेशन, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जो हैं आपके, उन्हें डिटेक्शन में हेल्प होना चाहिए। फाइनेंशियल फर्म्स को भी डिटेक्शन में हेल्प करनी चाहिए। और फिर आपके फ्रॉड पैटर्न्स पकड़ में आने चाहिए, ठीक है। फंक्शनल यूजर रिपोर्टिंग सिस्टम और रिड्रेस सिस्टम ये ऑलरेडी है, इसको और फर्दर बूस्ट करना है। इन्होंने बस इतना सा ही कहा है इसमें, ठीक है। तो कोई बहुत ही कंक्रीट
सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है, बट हाँ एक होलिस्टिक अप्रोच की बात इन्होंने यहाँ पे की है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? फाइन। चलो अगला है आपका AI कुड वाइडन द इनइक्वालिटीज इन एशिया पैसिफिक रीजन। देखो इसके एडिटर आपके कहते हैं कि AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज देयर। ठीक है, AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज देयर। ये इंडेक्स आपका क्या क्या देखता है? ये इंडेक्स आपका IMF का इंडेक्स है, ये पहली बात तो है ना। IMF का ये इंडेक्स जो है वो किसी भी कंट्री को असेस करता है उन सर्टन पैरामीटर्स, जिससे कि वो ये देखता है कि क्या वो कंट्री AI के टर्म्स में प्रिपेयर्ड है। ये कुछ पैरामीटर्स पे एक कंट्री को असेस करता है, जैसे कि किसी कंट्री का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, लेबर मार्केट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन एंड एथिक्स कैसा है रिलेटेड टू AI। इन डायमेंशंस को याद रखना। ठीक है, क्या क्या है? ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, दूसरा किसी कंट्री का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा आपका पॉलिसीज कैसी है, रेगुलेशन कैसी है, चौथा है आपका एथिक्स। ठीक है, AI रिलेटेड एथिक्स, कंट्रोल सिस्टम कैसा है। ठीक है, ये 3 से 4 डायमेंशंस में कंट्री को एसेस करना चाहिए। और IMF की ये रिपोर्ट आपकी कहती है कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो तो 70% तक प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन देयर आर सर्टन कंट्रीज जो कि एशिया पैसिफिक में लाई करती हैं, उनका प्रिपेयर्डनेस लेवल जो है दैट इज जस्ट 20%। ठीक है, तो एक तरफ 70%, दूसरी तरफ 20%। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कि आपकी ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, है ना, उनको और फर्दर उनकी डेवलपमेंट को और फर्दर बूस्ट मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ AI। उनके बिजनेसेस जो है वो AI ऑटोमेशन की वजह से बेटर ग्रो करेंगे। ठीक है, उनका हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, उनका एजुकेशन सेक्टर हो गया, दैट विल डू बेटर, क्योंकि AI जो है वो वहाँ पे बूस्ट देगी, AI के एंड से सर्विसेज आएंगी, है ना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि ऑलरेडी डेवलपिंग हैं, जो कि ऑलरेडी पीछे हैं डेवलप्ड कंट्रीज के, इनका AI इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होने की वजह से इनकी ग्रोथ को उतना बूस्ट नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ AI। तो इससे क्या होगा? इनइक्वालिटी जो होगी वो फर्दर आपकी बढ़ेगी दोनों टाइप की कंट्रीज के बीच में। ठीक है, सेम थिंग गोज फॉर विद इन द कंट्री सिस्टम। हमारी कंट्री में भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि टेक्निकली, कुछ हब्स ऐसे, कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो कि टेक्निकली अप हैं, कुछ ऐसी हैं जो टेक्निकली बैकवर्ड हैं, है ना। तो जो बैकवर्ड वाली हैं वो उतना अच्छे से AI इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर पाएंगी, और कुछ टेक्निकली जो आगे हैं वो और आगे चली जाएंगी। ठीक है, सेम गोज़ फॉर रिच वर्सेस पुअर। ठीक है, सेम गोज़ फॉर, और कौन से टर्म्स में आप इनइक्वालिटी पर सोचेंगे कि आपका एक डिजिटली लिटरेट इंसान है, एक डिजिटली इलिटरेट इंसान है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिवाइड है वो भी फर्दर अप हो जाएगा, है ना। दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने AI को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए, AI को बेटर बनाने के लिए, AI को ज़्यादा इक्विटेबल बनाने के लिए क्या स्टेप्स लिए हुए हैं, ये आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए, इंडिया ने जितने भी AI इंडिया मिशन जो भी आपका है वो पढ़िए उसको जाके। ठीक है, तो इसमें आपके ये कहते हैं दीज रीजनल डिवाइड्स सिट अटॉप एट डीप इनइक्वालिटीज विद इन कंट्रीज देमसेल्फ, इनकम एंड वेल्थ रिमेन हेवनली कंसेंट्रेटेड इन द टॉप 10%। ठीक है, रिपोर्ट रिक्वायर्स दैट इंक्लूसिव adoption will require strengthening both hard and soft foundations, hard infrastructure including affordable internet, reliable and clean electricity, cooling resources, adequate computing capacity, इन सब की ज़रूरत भी पड़ेगी। प्लस आपका जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका ह्यूमन कैपिटल, स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, लीगल फ्रेमवर्क, सिक्योर एंड फेयर AI को भी ऊपर करना पड़ेगा। इन दोनों ही डायमेंशंस पे, हार्ड पे भी आपका हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी। ठीक है, ये टर्म्स देखो, ये की टर्म्स देखो आप अपनी, है ना, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये वो की टर्म्स हैं जो कि आपको एग्जाम में यूज़ करनी होती है। ठीक है, यही चीज़ें हैं जो आपको न्यूज़पेपर से मिलती हैं और एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं कंटेंट एनहेंसमेंट के लिए। ठीक, चलो अगला जो हमारा आर्टिकल है उसको देखते हैं। ये आर्टिकल आप अपने एंड से खुद देखना, ठीक है, इंडिगो वाला, है ना, डिजिटल स्कैम वाला भी खुद ही देखना। ठीक है, अगला आपका एक और आर्टिकल है जो अगेन आपका AI रिलेटेड ही है। ठीक है, इसमें आपके एडिटर कहते हैं कि इंडिया जो है ऑलरेडी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल बन चुका है। कैसे? ये आपका बन चुका है कि हमारे पास में आधार सिस्टम है जो कि बायोमेट्रिक लिंक्ड है, हमारे पास में UPI सिस्टम है जो कि सिक्योरली पेमेंट करवाता है हमारे सिटीजन्स को। ठीक है, इसी तरीके से हमने
इंडिया की इतनी बड़ी बिलियंस में प्रेजेंट पॉपुलेशन को इतनी अच्छी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रखा है, ठीक है। अलायंस इंडिया जो है अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की डेवलप कर सकता है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में टू इंडिया कैन डू रियली वेल, ठीक है। इसके लिए आपके एडिटर कहते हैं कि AI विल चेंज हाउ वी लर्न, वर्क एंड मेक डिसीजंस, ठीक है। इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, दिस इज हेवनली, या फिर मोस्ट ऑफ इट्स पोर्शन इज डिपेंडेंट ऑन द सर्विसेज सेक्टर, लेकिन AI जो है अब सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज सेक्टर में ला रही है ना। AI could also disrupt the industries that have driven our growth, जैसे कि आपका सर्विसेज सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, ठीक है। द टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर विच एम्प्लॉयज मिलियंस में सी ऑटोमेशन ऑफ मैनी कोडिंग एंड बैक ऑफिस टास्क। तो AI जो है यहाँ पे ऑटोमेशन ला सकती है, ठीक है ना। और इसी ऑटोमेशन की वजह से एंड चेंजेस की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि जो सेक्टर इंडिया का सनराइज सेक्टर था, मतलब सनराइज इन द सेंस पहले सनराइज था, अब जो आपका IT सेक्टर सबसे ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इंडिया के GDP में भी, ग्लोबल लेवल पे भी हमारे टेक्नोक्रेट्स काफ़ी हैं, ठीक है। तो कहीं वो इंडिया के लिए फिर बाद में एक बर्डन ना बन जाए, ठीक है, वल्नरेबिलिटी ना बन जाए वो कहीं एक AI की वजह से, है ना। तो इसके लिए इंडिया को AI के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। आपके जो एडिटर हैं वो कहते हैं कि इंडिया शुड इंटीग्रेट AI विद इट्स डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल आइडेंटिटी में, डिजिटल पेमेंट में, है ना, प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है ना। और इससे ये कहते हैं कि हमें एक इंडिया को एक, यहाँ पे इन्होंने कहा है वी कैन मूव डायरेक्टली टू द इंटेलिजेंस लेयर, हम डायरेक्टली इंटेलिजेंस लेयर पे जा सकते हैं, जहाँ पे कि हम हमारा डेटा एंड जो ग्रीन एनर्जी है उसे कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग AI, ठीक है। AI का यूज़ करके कैसे, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कितनी है, एनर्जी की डिमांड कितनी है, रियल टाइम डिमांड आपको पता चलेगी, उसी के अकॉर्डिंग ग्रीन एनर्जी जो है वो जनरेट की जाएगी, ठीक है। इस बारे में आपके एडिटर यहाँ पे कहते हैं। इन्होंने 3 वेज इंडिया को सजेस्ट किए हैं फ्रॉम देयर एंड, जिससे कि इंडिया जो है AI के टर्म्स में भी एक ग्लोबल पावर या फिर एक ग्लोबल एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है, एक मॉडल बन सकता है। फर्स्ट इन्होंने बताया है आपका कि AI सिस्टम शुड बी सब्जेक्ट टू आवर लॉस एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी। सबसे बड़ी बात तो इंडिया में डेडिकेटेड लॉज एंड डेडिकेटेड पॉलिसीज आर नॉट देयर जो कि AI को प्रॉपरली रेगुलेट करें, है ना। इंडिया का, है ना, हमारी पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन का डेटा, बहुत सारे डेटा सेट्स जो हैं दे आर कंपाइल्ड थ्रू इंटरेक्शंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर्स, एंड इतने क्रिटिकल डेटा को हम दूसरे के हार्डवेयर एंड दूसरे के सिस्टम पे, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज से जो हमारे पास AI मॉडल्स प्रेजेंट है, वहाँ से जो हार्डवेयर हमारे पास में प्रेजेंट है, चाइना से जो हम क्रिटिकल मिनरल्स ले रहे हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, ठीक है। इसके लिए कहते हैं फॉर इंडिया द क्रिटिकल इशू इज नॉट ओनरशिप बट द जुरिस्डिक्शन। इफ द सिस्टम्स शेपिंग आवर एजुकेशन, हेल्थ केयर और कॉमर्स ऑपरेट अब्रॉड, वी लूज ओवरसाइट ऑफ डेटा यूज, एल्गोरिथमिक बिहेवियर एंड अकाउंटेबिलिटी। ये कंसर्न्स फिर इंडिया के अराउंड रहेंगे AI के रिगार्डिंग कि हमारा डेटा अब्रॉड ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो किस तरीके से हमारा डेटा यूज़ हो रहा है, एथिकल वे में यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, अनएथिकली हो रहा है, मार्केट मैनिपुलेशन के लिए तो नहीं हो रहा कहीं, ठीक है। बहुत सारे कंसर्न्स इसके रिगार्डिंग हैं। तो इंडिया को खुद के मॉडल्स जो है वो क्रिएट, मतलब खुद की जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क एक बना के रेडी करना चाहिए, जहाँ पे कि AI रिलेटेड आपका पूरा फ्रेमवर्क रेडी हो पाए, AI के रेगुलेशन के लिए भी और AI की फर्दर बूस्ट के लिए भी, कि इंडिया का खुद का AI मॉडल कैसे रेडी होगा, ठीक है। दिस इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ डिजिटल सोवरेनिटी बट ऑल्सो ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ये लाइन्स याद रखनी है ना। इन ईयर्स अहेड AI systems will manage public infrastructure, guide administrative decisions and process sensitive data across defense, energy and finance। इन सभी फील्ड्स में AI जो है इंटीग्रेट होगी, तो इंडिया को अप्रोच, इंडिया की जो अप्रोच है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए फ्रॉम बोथ द कॉर्पोरेट ओनरशिप ऑफ वेस्ट एंड द स्टेट सेंट्रलाइजेशन ऑफ चाइना, ठीक है। दूसरा ये बोलते हैं कि हमें खुद का ग्रीन AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ठीक है। AI सिस्टम्स जो है वो वास्ट कंप्यूटिंग पर डिपेंड करते हैं, GPUs पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, और ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है US में एंड चाइना में। इंडिया को खुद की कंप्यूटिंग कैपेसिटी बनानी चाहिए,
ठीक है। इसके लिए जो भी रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया को वो क्रिएट करना चाहिए और अपना खुद का ग्रीन इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए कि एआई से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी कि उसके कार्बन फुटप्रिंट्स जो होंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर के, एआई को ट्रेन करने के लिए जितना भी डेटा कैपेसिटी, कंप्यूटिंग कैपेसिटी चाहिए होगी, ठीक है, आपके जो भी मैन्युफैक्चरिंग हब हो, है ना, चाहे जहाँ पे आपके जीपीयूज बने, है ना, या फिर आपके मॉडल्स ट्रेन हो, जो कुछ भी हो वो सब ग्रीन हो, वहाँ पे जो एनर्जी है वो ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू है, सोलर सोर्सेज के थ्रू है, ठीक है। डेटा सेंटर्स पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी कैन एंकर न्यू इन्वेस्टमेंट इन सोलर, विंड एंड ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। एआई में जब हम खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उसको, है ना, उन सेंटर्स को पावर करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, जिससे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट होगी, है ना। फिर इससे क्या होगा, दे कैन स्टिम्युलेट इनोवेशन इन सेमीकंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स, ठीक है। और तीसरा ये कहते हैं कि एवरी इंडियन शुड हैव अ मल्टीलिंगुअल एजेंट दैट दे कंट्रोल एंड दैट विल असिस्ट देम इन दिस ब्रेव न्यू एआई वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ केस स्टडी बताते हैं कि एआई जो होनी चाहिए इंडिया की, इंडिया जो अपनी एआई मॉडल बनाए वो वर्ल्ड को इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करे कि इंडिया की एआई जो हो वो बहुत ही एथिकल हो। एथिकल किस किस टर्म में, इंक्लूसिव हो, ठीक है। इंक्लूसिव कैसे होगी, इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिया कि अ फार्मर कुड यूज एज एजेंट फॉर वेदर एंड क्रॉप एडवाइस के लिए, ठीक है, स्टूडेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग के लिए, अ पेशेंट फॉर मैनेजिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। इंक्लूसिव ये होनी चाहिए। दूसरी, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करती हो, ठीक है, और अकाउंटेबल हो, ठीक है। एआई को अकाउंटेबल बनाना इज वेरी डिफिकल्ट विद डेटा स्टोर्ड सिक्योरली अंडर कंट्रोल। Creating these agents will require open standard, privacy safeguards and collaboration between government, academia and the startups. इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया है कि कोलैबोरेशन नीडेड है किसके बीच में, गवर्नमेंट, आपका अकेडमिया जो आपकी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बीच में, एंड आपके जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। इन 3 डायमेंशंस में कोलैबोरेशन की ये बात करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना ही बस इन्होंने यहाँ से कहा था। एआई विल चेंज हाउ वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड एंड वेयर वैल्यू इज क्रिएटेड, ठीक है। इंडिया, फिर इन्होंने कहा था इंडियाज टास्क इज टू मूव अर्ली, इन्वेस्ट इन कैपेबिलिटी एंड कैप्चर दीज हायर वैल्यू एक्टिविटीज़, ठीक है, ये डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना, है ना। इफ लार्ज एआई सिस्टम्स ऑपरेट अंडर इंडियन लॉ, इफ कंप्यूटिंग पावर ग्रोज थ्रू द ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इफ सिटीजन कैन एक्सेस एआई सिक्योरली एंड अफोर्डेबली, वी कैन लीपफ्रॉग डायरेक्टली टू द ग्रीनर फ्रंटियर। ये आपका कंक्लूजन यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। इसको एज इट इज कंक्लूजन के फॉर्म में यूज कर लेना है, बस हो गया आपका ये भी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाते हैं। सी, ये जो आर्टिकल है ना, ये आपसे इसमें जो एडिटर है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि एक प्रॉपर पॉलिसी, एक प्रॉपर स्पेस ट्रीटी या स्पेस पॉलिसी की ज़रूरत है वर्ल्ड को, ठीक है, या फिर मैं इसे स्पेस गवर्नेंस कह लूँ, है ना, इसकी ज़रूरत है। क्यों ये एडिटर जो है इस गवर्नेंस या स्पेस गवर्नेंस के लिए इतना एम्फेसिस करते हैं, उसके रीजंस इन्होंने यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। इनके रीजंस को अगर हम एक एक करके देखें तो उन्होंने बताया है कि रिसेंटली एक स्पेस रेस देखने को मिली है, एक रैट रेस स्पेस के अराउंड, ठीक है। स्पेस की यूटिलाइजेशन या फिर स्पेस को मोनोपोलाइज करने की, ठीक है, स्पेस को कमर्शियलाइज करने के लिए एक रेस दिखाई दी है, ठीक है। इस टॉपिक को मैं बहुत ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन से मैं इसको टच नहीं करूँगी, क्योंकि स्पेस रिलेटेड जो है आप अपने स्टैटिक पोर्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, है ना। तो इसमें इन्होंने कहा है कि देयर हैज़ बीन one space race already underway to get to the moon. There is also another one to claim radio frequencies and orbital slots in limited space earth around the earth. हो क्या रहा है कि कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ जो आपकी हैं, है ना, वो अर्थ के अराउंड जो स्पेस अवेलेबल है कम्युनिकेशन के लिए, जो हम ऑर्बिट्स को यूज़ करते हैं अलग अलग, ठीक है, उसमें जो टू क्लेम द रेडियो फ्रीक्वेंसीज एंड ऑर्बिटल स्लॉट्स इन लिमिटेड स्पेस अराउंड द अर्थ। और इस काम को मेनली कर रही हैं आपकी लार्जर कंपनीज, ठीक है, जो आपकी लार्जर कंपनीज हैं, दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। वो क्या करती हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं अराउंड द अर्थ भेजती हैं और एक मेगा कॉन्स्टलेशन अपनी सैटेलाइट्स की क्रिएट करती हैं,
ठीक है। इससे अब फ्रीक्वेंसीज में या फिर ये कुछ ऑर्बिटल स्लॉट्स को मोनोपलाइज करने की कोशिश कर रही है ना। अब आपकी मेगा कॉन्स्टलेशन क्या होती है, स्पेक्ट्रम कैसे यूज़ होता है, ये सब आपका पेपर 1 का कंटेंट है जो यहाँ पे दिया है ना। ये आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। ये आप खुद से अपना साइंस एंड टेक में पढ़िए, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें मेनली देखना है कि इस चीज़ को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, ठीक है। ये जो मेगा कॉन्स्टलेशन बूम है ये आपका कुछ बेनिफिट दे रहा है, हमें वो बेनिफिट्स देखने हैं, ठीक है। और हमें क्या देखना है, हमें इसकी कुछ लिमिटेशंस देखनी है और उन लिमिटेशंस को फर्दर कैसे कंट्रोल किया जाएगा हमें वो देखना है, ठीक है। देखो, इसका बेनिफिट ये है कि इसकी मेगा कॉन्स्टलेशंस की वजह से आपका इंटरनेट के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन देखने को मिला। इंटरनेट के फील्ड में आपका रिवॉल्यूशन ये देखने को मिला है कि हाई स्पीड इंटरनेट जो है आपका वो इन जनरल में भी और रिमोट रीजन्स में भी इजीली अवेलेबल हो जा रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपकी जो लॉन्च कॉस्ट है ना, वो डिक्रीज हो जा रही है, मतलब इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने की भी और वैसे भी, है ना। फिर इससे क्या होता है, द कॉम्पिटिशन ऑल्सो ट्रांसेंड्स कमर्शियल मार्केट टू countries outside the west. Mega constellations constitute a strategic push for technological sovereignty in space communication. ये अलग बात इन्होंने कही है। मेनली जो इसका बेनिफिट है वो यही है कि इंटरनेट के फील्ड में एक रिवॉल्यूशन देखने को मिला है। इंटरनेट सर्विसेज जो है वो रिमोट एरियाज में भी इजीली एक्सेस हो पा रही हैं, इससे इसकी कॉस्ट जो है वो डाउन जा रही है, ठीक है। और हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो मिल पा रहा है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड इजीली कर पा रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। ये मेनली इसके कुछ बेनिफिट्स देखने को मिले हैं। इसके अराउंड आपके जो कंसर्न्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, और वो कंसर्न आपके ये हैं कि इसकी वजह से एक डिजिटल डिवाइड जो है वो क्रिएट हो रहा है। कैसे क्रिएट हो रहा है मैं बताऊंगी इसी में। और इसकी लिमिटेशन जो है वो ये है कि आपका एक ITU गवर्नेंस सिस्टम होता है, ठीक है। ये सिस्टम आपका यूनाइटेड नेशंस, इसकी स्पेशलाइज्ड एक एजेंसी है आपकी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की। और इनका काम होता है टू सर्व एज द सोल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर फॉर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एंड ऑर्बिटल स्लॉट, ठीक है ना। इसका प्रिंसिपल है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज दैट मस्ट बी यूज्ड रेशनली, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है। इसको इतना डिटेल में जानने की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसका बस एक सिस्टम होता है, ये इनका सिस्टम होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि ITU के पास जो कंपनी पहले आके रजिस्ट्रेशन करवा लेगी और पूरे प्रोसेस में जो आपका ऑर्बिट अलॉटमेंट का हो गया, फ्रीक्वेंसी अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें कोऑर्डिनेट कर लेगी, उन्हें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी अलॉट हो जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं जिनके पास टेक्निकल नो हाउ ज़्यादा है, जिनकी टेक्निकल नॉलेज जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है, उन कंपनीज़ को इससे फ़ायदा है क्योंकि वो पहले आ जाएंगी, उनके लिए अप्लाई करना ईजी है और उनके पास रिसोर्सेज हैं, टेक्निकल और लीगल एक्सपर्टीज़ है टू मेंटेन द लेंदी कोऑर्डिनेशन, मतलब वो लेंदी कोऑर्डिनेशन प्रोसेस से नेविगेट कर सकती हैं। जो लेट एंट्रेंट्स हैं आपके, उनको फिर इजीली जो मोस्ट वैल्यूएबल स्पेक्ट्रम होता है या फिर ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन आपका होता है वो नहीं मिल पाता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से क्या होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ होती हैं जो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट चाहती हैं, वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे आ जाती है। तो इसी के लिए आपके एडिटर जो हैं एक बात आपका ऑनवर्ड देते हैं, ये कहते हैं कि अर्जेंसी दस द अर्जेंसी ऑफ अ रिफॉर्म इज़ क्लियर, ठीक है। इसकी करंट ट्रेजेक्ट्री जो इन्होंने यहाँ पे कुछ बताई थी, इसको छोड़ दो, ठीक है। ITU ने जो है आपका एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था इन 2023 कॉलिंग फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ स्पेक्ट्रम एंड ऑर्बिटल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मेजर टू मिटिगेट स्पेस डेब्रिस, ठीक है। इसका एक और लिमिटेशन ये लिख लो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में सेटेलाइट जाने की वजह से स्पेस डेब्रिस क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। फिर एक और लिमिटेशन ये है कि यही मेगा कॉन्स्टलेशन जो है आपकी वो डुअल यूज़ में आ सकती है, ठीक है, डुअल यूज़ में आ सकती है मेगा कॉन्स्टलेशन आपकी। डुअल यूज़ मतलब सिविलियन टेक्नोलॉजी भेजी गई और यूज़ इसका मिलिट्री पर्पस के लिए भी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने कहा है यहाँ पे कि करंट कंप्लायंस रेट जो है रिमेन लो, हाउएवर विद बेस्ट 70% ऑफ द सैटेलाइट ऑपरेटर्स एक्चुअली डी ऑर्बिटिंग देयर मशीन इन द टाइम फ्रेम, ठीक है। ये यहाँ पे 70% ऑफ द ऑपरेटर्स जो हैं वही इस 25 ईयर्स के टाइम फ्रेम में अपनी सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में से हटाते हैं। डी ऑर्बिट करना होता है, आज अगर किसी कंपनी ने सैटेलाइट ऑर्बिट में डाली है तो 25 साल बाद उसे वो वहाँ से हटानी है, ठीक है, ताकि स्पेस डेब्रिस जो है वो क्रिएट ना हो, है ना। लेकिन 70% ऑफ द कंपनीज ये काम कर पा रही हैं,
रिमेनिंग 30% नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से स्पेस डेब्रिस जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, विदाउट बाइंडिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इक्विटेबल एलोकेशन द फाइट फॉर स्पेक्ट्रम कुड बिकम अ वॉर, है ना, रिस्किंग क्रिएटिंग एन ऑर्बिटल एनवायरनमेंट दैट इज इवेंचुअली टू कंजेस्टेड फॉर एनीवन टू यूज। ठीक है, धीरे धीरे करके जो आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा, ऑर्बिट्स जो है वो कंजेस्टेड हो जाएंगे, स्पेस डेब्रिस जो है वो बढ़ जाएगा। इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और भी आपके स्पेस रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, एक प्रॉपर स्पेस गवर्नेंस पॉलिसी की ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पे कही है। अब अगला एडिटोरियल है आपका, रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा परसों ही, इज द फॉलोइंग रुपी अ कॉज फॉर अलार्म। रिसेंटली इंडियन रुपी जो है अगेंस्ट डॉलर, ठीक है, अगेंस्ट डॉलर जो है आपका कितना 90 का मार्क जो है वो क्रॉस कर चुका है, $1 में 90 रुपीज़। ठीक है, इस मार्क को जो है इसने क्रॉस कर दिया है ना। अब इसके पीछे रीज़न क्या थे, है ना, बहुत सारे इसके पीछे रीज़न थे, एक एक करके हम सारे रीजंस देखते हैं। फर्स्ट इज दैट द फंडामेंटल्स आर डेफिनेटली नेगेटिव। यहाँ पे ऐसा आपका एडिटर कहते हैं, दो ही फंडामेंटल्स की यहाँ पे मेनली बात की गई है, पहला और दूसरा। पहला है आपका कि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं, जो हमारी इम्पोर्ट की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो कम ही रही है, वो वहीं की वहीं रही है। इम्पोर्ट की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ी है, एक्सपोर्ट की डिमांड जो है वो थोड़ी सी स्लो ग्रो की है। ठीक है, कंपैरेटिवली। दूसरा आपका है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो आपके हैं इंडिया में, है ना, वो ज़्यादा रुक नहीं रहे हैं। ठीक है, FPI कॉन्डम जब आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में इससे पहले, तो आपको ये चीज़ पता लगी होगी कि इंडिया में जो फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टर्स, अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो आपके हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा रोक नहीं रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ एडिशनली एक और क्या रीज़न आपका देखने को मिला है, वो है आपके टैरिफ्स, जो अमेरिकन टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने भी रुपी को जो है डेप्रीशिएट करवा दिया है। ठीक है, यही 2 से 3 रीजंस जो हैं, एक और रीज़न है आपका टैरिफ, है ना, यही 2 से 3 रीजंस जो हैं आपके यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके अराउंड एक और डिबेट अब ये है कि क्या रुपी का फॉल जो है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंडिया की इकोनॉमी में आर देयर एनी मेजर डिफ़ॉल्ट्स। तो आपके एडिटर्स यहाँ पे जितने भी लोग ये डिबेट करने बैठे हैं ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो आपने ऊपर देखा कि जो ग्रोथ है वो 8.2% की आई है। ठीक है, इन्फ्लेशन भी अब हमारी कंट्रोल में है। ठीक है, इन्फ्लेशन भी आपकी अंडर कंट्रोल है। ठीक है, ये भी अंडर कंट्रोल है ना। और जो हमारे पास में रिजर्व होता है इम्पोर्ट कवर का, वो भी ऑलमोस्ट 11 मंथ्स का ऑलरेडी है। तो यहाँ पे तो फंडामेंटल्स में कोई इशू है नहीं। तो यानी कि आपका जो रीज़न है वो यही वाले हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी के फ्रंट पे कोई ऐसा इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि आर देयर एनी बेनिफिट्स, है ना, या तो बेनिफिट्स क्या है या फिर रुपी के फॉल से चैलेंजेस क्या है, और RBI का क्या रिएक्शन रहा है या फिर फर्दर सॉल्यूशंस। अगर ऐसे एक पर्टिकुलर एडिटोरियल में सजेस्टेड हैं तो वो आपने देखने हैं, नहीं तो फिर आप अपने एंड से जाकर गूगल करके सॉल्यूशंस देखिए इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ठीक है, अपने स्टैटिक पोर्शन में देखिए जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं वहाँ पर, है ना, कि ऐसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कहते हैं द ओनली बेनिफिट विच वी वुड बी गेटिंग ऑन अकाउंट ऑफ फॉलिंग रुपी इज मोर थ्योरेटिकल इन नेचर। इनका मानना है कि बेनिफिट जो है वो थ्योरेटिकल इन नेचर है। आपने पढ़ा होगा कि आपके इम्पोर्ट्स जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं और जो आपके एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, वो सस्ते हो जाते हैं। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस जो है, ठीक है, ये बढ़ जाती है ना, ऐसा माना जाता है थ्योरेटिकली। When I say theoretical, economic theory says that when the rupee depreciates, your exports gain competitive advantage over the other countries. From the point of view of exports, if other currencies are not depreciating but the rupee is depreciating maybe around 4 to 5%, which we have seen in the current calendar year, this is an advantage for our exporters. ठीक है, the higher tariffs that have been imposed by US could be negated to a certain extent by the price competitiveness that we get on account the rupee depreciation. ठीक है, एक्सपोर्ट जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव हो गए, इम्पोर्ट्स विल बिकम मोर एक्सपेंसिव। ये आपका दूसरा बेनिफिट है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, इम्पोर्ट्स जो है आपके वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। एवरी कॉमोडिटी विच वी आर इम्पोर्टिंग इज गोइंग टू बिकम एक्सपेंसिव बाय 4 to 5%। ठीक है, बट प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्फ्लेशन, इफ यू लुक एट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ CPI
and what really gets affected on account of imports, our calculation shows that 5% depreciation on a sustained basis could push up inflation by this much. यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो रुपये की डेप्रिसिएशन है वो इन्फ्लेशन को उल्टा और बढ़ावा ही दे रही है. कैसे? आपके इम्पोर्ट्स जो हो रहे हैं ये महंगे हो रहे हैं, तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बढ़ रही है. ठीक है, तो एक ही बेनिफिट आपका मोस्टली देखने को मिला. ठीक है, फिर आपका इन्होंने कहा है कि इम्पोर्टर्स विल बी हैप्पी क्योंकि उन्हें बेटर रियलाइजेशन होगी. बेटर मतलब प्राइस रियलाइजेशन होगी. एंड ऑल्सो दे मे बी हैप्पी दैट गिवन सम ऑफ द टेरिफ जो अभी लग रहा था उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, है ना. डेप्रिसिएशन जो है वो उस टेरिफ को जो है नेगेट कर देगा. ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने कहा है सो इफ यू लुक एट से सर्विसेज एक्सपोर्ट इज अ वेरी लार्ज सेगमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी. It has been doing very well, growing very fast. So companies that are exporting services are going to have better returns. ठीक है, इन्हें भी better returns मिलेंगे. बट यहाँ पे बोला है is the falling rupee alarming or should the RBI step in or let it fall? यही है अभी बात बस मेन कि क्या इसे फर्दर फॉल करना चाहिए या फिर RBI को जो है स्टेप इन कर लेना चाहिए, है ना. व्हाट इज़ द केस देयर. इसमें आपके जो एडिटर हैं वो कहते हैं कि ठीक है कोई मेजर इशू नहीं है ना. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपोर्ट नो अलार्म, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्फ्लेशन नो अलार्म. ठीक है, तो फिर इशू क्या है? इशू ये है कि अगर रुपी इस तरीके से फॉल करता रहेगा तो वो एक वॉलेटाइल करेंसी बन जाएगा. और वॉलेटाइल करेंसी यानी कि जिसका प्राइस है ना अप एंड डाउन होता रहता हो फ्रीक्वेंटली, उस करेंसी में इंपोर्ट करना, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट करना दोनों ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि पता ही नहीं है कि कब प्राइस बढ़ जाए और कब प्राइस घट जाए. तो अगेन ज़्यादा जो शिफ्ट देखने को मिलेगा वो US डॉलर की तरफ बढ़ेगा और जो हमारा इंडिया का एक गोल है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. बस दिस इज़ द प्रॉब्लम. इसी के लिए RBI को इंटरवीन करना चाहिए. ठीक है, एंड रिक्विजिट मेजर्स लेने चाहिए. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. फाइन, ये आपका इकोनॉमी वाले टॉपिक से रिलेट होता है और ये पेपर 2 में बिल्कुल आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका द स्टॉक रियलिटी ऑफ एजुकेशनल कॉस्ट इन इंडिया. सी, आपका जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, 86th अमेंडमेंट 2002 का, वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन रखता है कितनी एज से लेके 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए. ठीक है, और इसी सेम चीज़ को रिटरेट करती है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी to cover children from the ages 3 to 18 years, thereby extending the goal of universal education from pre-primary to higher secondary. ठीक है, और रिसेंटली आपकी एक रिपोर्ट आई है जो कि NSS की 80th राउंड है. ठीक है, रिपोर्ट का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन ऑफर्स द लेटेस्ट डेटा टू एक्सप्लोर दीज क्वेश्चंस. ठीक है, ये जो आपकी रिपोर्ट है ना कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, इसमें बात की गई है. इसके थ्रू आपके एडिटर कहते हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन की कॉस्ट है ना दैट इज़ वेरी वेरी हाई. एक तरफ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे फ्रेमवर्क्स लेकर आते हैं, दूसरी तरफ द कॉस्ट इज सच दैट. ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक डिवीज़न की बात की है और वो डिवीज़न यहाँ पे ये है. देखो, इसमें तो बहुत सारा डेटा है, ये पूरा पढ़ने की, ये सब करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. बस हमें ये देखना है कि इंडिया में नेशनल लेवल पे, है ना, नेशनल लेवल की मैं बात कर रही हूँ फ़िलहाल, बस नेशनल लेवल पे आपके 55.9 या फिर मैं कहूँ 56% बच्चे आपके रफली गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं, है ना. और जो रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, जो रिमेनिंग ऑलमोस्ट 50% है वो प्राइवेट एडेड, है ना, एंड प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में है. ठीक है, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में जो है बच्चे ज़्यादा हैं और ये प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को भेजने का जो ट्रेंड है ये ज़्यादा हाई है इन अर्बन एरियाज़. ठीक है, रूरल एरियाज़ में द नंबर इज़ लेस. ठीक है, इतनी सी बात इन्होंने यहाँ पे कही है. लेकिन जब बात आती है फीस की, अब अर्बन और जो आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट का डिवीज़न है इसका जो मेन पॉइंट है वो है इनकी फ़ीस से रिलेटेड. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, उसमें अगर मैं प्राइमरी की फ़ीस की बात करूँ एकेडमिक बेसिस पे तो वो 800 to 1000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में पड़ती है. ठीक है ना, इतनी वो पड़ती है प्री प्राइमरी लेवल पे, है ना.
और आपकी हायर एजुकेशन में वो पड़ती है 1 साल की 8,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो दिस इज़ क्वाइट अफोर्डेबल गवर्नमेंट वाली तो। लेकिन जब हम अर्बन एरियाज़ के प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पर प्री प्राइमरी की फ़ीस 1 साल की 26,000 के अप्रॉक्स पड़ जाती है, और आपकी जो हायर सेकेंडरी की फ़ीस है दैट इज़ अराउंड 49,000 या फिर 50,000, ठीक है। मंथली में अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो 4 to 5,000 ये आ रखी है अप्रॉक्सीमेटली। एक्चुअल में ये जो फीस है ये 6,000 के अप्रॉक्स होती है 11 to 12 क्लास के बच्चों की, अगर आप DAV वगैरह के स्कूल्स में देखते बैठेंगे तो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है फीस, ठीक है। एजुकेशन जो है वो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, है ना। अब प्राइवेट स्कूल्स जो है इतनी ज़्यादा फीस चार्ज करके एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवा देते हैं, जिसकी वजह से आपका एजुकेशन के फील्ड में भी इनइक्वालिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसी चीज़ को फर्दर जो है एग्जर्बेट कर देती है, वो होती है आपकी प्राइवेट ट्यूशन की फीस, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वे कहती है, सर्वे कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन वेदर अ स्टूडेंट वॉज टेकिंग और हैड टेकन प्राइवेट कोचिंग ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक ईयर, ठीक है। सर्वे ने जो वो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है इस चीज़ के रिगार्डिंग। इन दिस सर्वे इन्फॉर्मेशन ऑन प्राइवेट कोचिंग वॉज कलेक्टेड सेपरेटली एंड नॉट एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल एजुकेशन, ठीक है। इससे पता चलता है कि 25% बच्चे जो है रूरल एरियाज़ में और 30% बच्चे जो है अर्बन एरियाज़ में प्राइवेट कोचिंग लेते हैं, ठीक है। और प्राइवेट कोचिंग की जो फीस है, एवरेज एक्सपेंडिचर जो आपका प्राइवेट कोचिंग पर जाता है, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है करंट एकेडमिक ईयर का अर्बन सेक्टर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल सेक्टर, ठीक है। और ये 1 साल का करीब करीब 13 से 14,000 रुपये है, ठीक है। और रूरल एरियाज़ में यही नंबर जो है वो 7,000 के अप्रॉक्स है, ठीक है ना। तो यानी कि आपका मंथली 5,000 वो गया, ठीक है। और इसमें आप मान लीजिए कि 1,000 रुपीज़ और आपकी ट्यूशन फीस जा रही है, तो ये 6,000 के अप्रॉक्स पड़ जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी हाई, है ना। एजुकेशन के मामले में, एक बेसिक नीड के मामले में दिस इज़ ह्यूज, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग ये कहते हैं कि रिसर्च शोज दैट हायर हाउस होल्ड इनकम, बेटर एजुकेटेड पेरेंट्स एंड अर्बन रेसिडेंट्स आर स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विद अ ग्रेटर डिमांड फॉर प्राइवेट ट्यूशन. Studies also observe a positive and significant effect of private tutoring on students' learning outcomes. Yes. इसकी परेशानी ये है कि जो बच्चा रूरल एरिया में रह रहा है या फिर जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है या फिर जो बच्चा अर्बन एरिया से बिलोंग नहीं करता है, उसके पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उसको बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एक तो प्राइवेट ट्यूशन एक्सेस में नहीं है, दूसरा प्राइवेट स्कूल भी एक्सेस में नहीं है, ठीक है। तो ये एजुकेशन की कॉस्ट की और उसकी वजह से आने वाली इनइक्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। Consequently, parents who place a high value on education and possess the financial resources are more likely to invest in private tutoring. ठीक है, ये तो obvious सी बात है. Thus, the tendency to seek private tuitions is particularly higher among the students in private schools. ठीक है, ये तो obvious सी बात हो गई. अब इसका solution क्या होना चाहिए, है ना। ये जो ट्रेंड है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इनइक्वालिटी को, जो एक्सेस टू एजुकेशन की इनइक्वालिटी को जो है, सिर्फ उसी को नहीं बढ़ा रहा है, बट ये ऑल्सो थ्रेटनिंग द वेरी प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एंड यूनिवर्सल एजुकेशन, जो कि सबके लिए लगभग एक जैसी होनी चाहिए. एज गवर्नमेंट स्कूल्स फेस डिक्लाइनिंग एनरोलमेंट, ठीक है, ये कम हो रहा है. आपने देखा होगा यूपी में काफ़ी स्कूल्स जो है वो बंद हो रहे हैं. चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज आर बीइंग पुश्ड इनटू प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, ऑफ्टन एट द कॉस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्ट्रेन. ठीक है, ये है मेन प्रॉब्लम. Additionally, the growing private tuition phenomenon contributes to widening learning inequalities where the wealthy have an undeniable advantage over disadvantaged. यही मैं आपको इतने टाइम से बता रही हूँ, ठीक है, कि क्या हो रहा है इसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है. दिस इज गोइंग अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, है ना, अफोर्डेबल एजुकेशन. गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक इफेक्ट पड़ता है ना सोसाइटी में कि प्राइवेट में एजुकेशन बेटर मिल रही है, प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चे आर डूइंग बेटर, तो एक ट्रेंड बनेगा उस तरफ जाने का, है ना. तो रूरल एरियाज में या फिर कुछ ऐसी फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे जो हैं वो भी वहाँ पे जाने लगेंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो होंगे वो बहुत ही हाई होंगे. दस स्ट्रेंथनिंग द क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन पब्लिकली फंडेड स्कूल्स कैन अरेस्ट दिस ट्रेंड. ठीक है, क्वालिटी को जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. कहाँ पे? पब्लिकली फंडेड जो
इंस्टीट्यूट्स हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, उनमें, ठीक है। अब इसमें ये आपके फर्दर कंक्लूजन देते हैं कि strengthening the quality and accessibility of government schools is paramount to ensuring that education remains a right, not a privilege. ये keywords आपको यूज करने हैं, ये लाइन एज इट इज यूज करनी है, that education is a right, it is not a privilege, ठीक है। Studies find that private tuition is negatively associated with school quality indicators. This implies that students at better schools rely less on tutoring. Thus, strengthening the quality of learning would help bridge the widening gap between students from different socio-economic backgrounds. It is only through these efforts that we can move towards achieving truly equitable and inclusive education for all. ठीक है, समझ आ गया? चलो, इतना सा ही था बस ये। अब इन्होंने इतना सारा डेटा अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया, उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, ठीक है। इतना ही शॉर्ट में देखना है हमने, इसीलिए ये जो आपका इनिशिएटिव है हमने लाया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इंडियंस ईट एंड हाउ बीइंग अनहेल्दी इज ईजियर एंड चीपर, है ना। टाइटल से ही आपको ये चीज़ पता चल जा रही है कि अनहेल्दी फूड जो है वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है और हेल्दी फूड जो है उसके प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को फर्दर जो है आप एग्जर्बेट कर दिया किसने, क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है। चलो इसे देखते हैं। पर्टिकुलर एडिटोरियल में हमारी एडिटर, ये 3 एडिटर्स हैं, ठीक है, ये कहती हैं कि इन इंडिया जो आपकी हेल्दियर डाइट है, ठीक है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव है ना, और जो चीप डाइट है, मतलब जो अनहेल्दी डाइट है, ठीक है, जो अनहेल्दी डाइट है वो बहुत ही चीप है, ठीक है, बहुत ही चीप इन द सेंस कंपैरेटिवली चीप है। इसके पीछे इन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए। पहले इन्होंने कुछ डेटा बताया कि किस तरीके से डाइट जो है वो वेरी कर रही है ना। इन्होंने एक रूरल अर्बन कॉन्ट्रास्ट दिखाया सबसे पहले तो, उसके बाद इन्होंने कुछ रीजंस फिगर आउट किए जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, एंड देन इन्होंने कुछ सॉल्यूशंस दिए, ठीक है। तो एक एक करके हम सारा देखते हैं। इन्होंने कहा था फ्रॉम अ फेमाइन हिट नेशन इन द 1970s इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फूड एक्सपोर्टर्स टुडे। इंडिया जो है वो आज की डेट में वर्ल्ड का लीडिंग फूड एक्सपोर्टर है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होता है, ठीक है ना। और जितने भी फूड आइटम्स हैं, चाहे वो वीट ले लो, चाहे वो पल्सेस ले लो, ठीक है, चाहे वो ऑयल सीड्स ले लो, है ना, इनका एक्सपोर्ट, ऑयल सीड को छोड़ के इनका एक्सपोर्ट, राइस का एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा हम ही कर रहे हैं, कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा हम ही कर रहे हैं, ठीक है। ये सब होने के बावजूद भी अब इसी चीज़ से आपको डाइकोटमी जो है यहाँ पर ड्रॉ करनी है ना। ऐसे ही सेंटेंसेस को यूज़ करना होता है हमारे ऐसे में, ये शो करने के लिए कि डेस्पाइट बीइंग, है ना, डेस्पाइट बीइंग अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, और फूड ग्रेन्स इंडिया जो है, इंडिया वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है वो ड्रॉप होती जा रही है, 107 के अप्रॉक्स है, ठीक है। और इंडिया जो है वो माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स से सफ़र करता है, और वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 20% हंगर जो है वो इंडिया में है, ठीक है। इस तरीके से आपको डाइकोटमी ड्रॉ करके अपने ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ठीक है। यहीं से ये सारे टर्म्स आपको यूज़ करने होते हैं, ऐसे से ही मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, सॉरी एडिटोरियल से ही मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। देखो फिर उन्होंने कहा है However, based on the findings of the NSSO's latest quintennial survey, its journey to nutrition security is incomplete, है ना। फिर एक सर्वे के बारे में बताती हैं, कहती हैं हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे presents information on monthly per capita expenditure on food and consumables and durables, ठीक है। ये जो डेटा है वो पास्ट 23 ईयर्स में कलेक्ट किया गया, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है ना। तो ओवरऑल इन्हें ये इंसाइट मिली है कि एक्सपेंडिचर जो है आपका वो डेयरी, एग, मीट, फ्रूट और वेजिटेबल पे, एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बल्कि जो एक्सपेंडिचर सीरियल्स पे है वो ड्रॉप हुआ है ना। डेस्पाइट रीसेंट एविडेंस दैट शोज मोर देन हाफ ऑफ द प्लेट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक्सपेंडिचर जो है वो ड्रॉप हुआ है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अभी भी इंडियन प्लेट में, अभी भी अगर हम एक नॉर्मल इंडियन प्लेट को देखें तो उसमें 50% से ज़्यादा जो आइटम्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स वाले ही हैं,
ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगरी, यही अभी भी सबसे ज़्यादा है ना। तो फिर इसके एक्सपेंडिचर में ड्रॉप क्यों है और इनके एक्सपेंडिचर में राइज क्यों है, इसके रिगार्डिंग कहती हैं। तो देखो, इन चीज़ों के एक्सपेंडिचर में राइज इसलिए है कि अर्बन एरियाज़ में थोड़ा सा लोग जो हैं वो क्वालिटी पे इम्फोसिस करने लग चुके हैं, एक हेल्दी डाइट, एक न्यूट्रिशियस डाइट की तरफ इम्फोसिस लोगों का जाने लग गया है, ठीक है। एक तो ये है रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि इन चीज़ों के जो प्राइजेस हैं हमारी कंट्री में, सप्लाई जो है वो कम है, ठीक है, सप्लाई जो है वो कम है, तो इनके प्राइजेस जो हैं वो हाई हैं। दूसरा रीज़न ये है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और शुगरी डाइट के केस में क्या है, इनके ऊपर कंजम्पशन लोगों का थोड़ा सा कम हुआ है, ये भी एक रीज़न है। दूसरा, ये आपका जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, उसके अंडर थोड़ा सा सब्सिडाइज रेट में मिल जाती हैं ये चीज़ें, है ना। आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर भी, मिनिमम MSP जो होता है आपका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर भी, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है इन्हीं चीज़ों को, अब इसको आपको कहाँ कनेक्ट करना है, इसको आपको कनेक्ट करना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ, जिनके लिए, जो कि कहा जा रहा था कि 23 क्रॉप्स के लिए आना चाहिए, है ना, ताकि इन चीज़ों के, जो आपका एग हो गया, ठीक है, एग तो चलो क्रॉप नहीं है आपका, लेकिन फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, पल्सेस हो गए, इनके प्राइसेस जो हैं वो डाउन जा सकें, ठीक है, और एक हेल्थी डाइट जो है वो अफोर्ड हो सके, है ना, ठीक है। तो इसमें आपकी एडिटोरियल में जो आपके एडिटर हैं वो कहते हैं कि लोअर एक्सपेंडिचर ऑन सीरियल्स इज कंसिस्टेंट विद द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो मेजर चंक जो है इंडियन प्लेट का वो अभी भी अफोर्डेबल है, क्योंकि लोअर एक्सपेंडिचर उस पर जा रखा है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जो अच्छी चीज़ें हैं जिनसे कि आपको प्रोटीन मिले, ठीक है, प्रोटीन रिच आपकी चीज़ें होंगी, वाइटामिन्स आपके हो गए, है ना, मिनरल्स आपके हो गए, इन चीज़ों का कंजम्पशन अभी भी कम है बिकॉज ऑफ अ हायर प्राइस, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक टाइप का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर ड्रॉ करती है अर्बन और रूरल एरिया के बीच में। देखो, दैट द टॉप 5% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन स्पेंड ऑलमोस्ट 8 times मोर देन द बॉटम 5% ऑन फूड, वाइल टॉप 5% ऑन द अर्बन पॉपुलेशन स्पेंड ऑलमोस्ट 10 times मोर। यानी कि अर्बन एरियाज में जो रिच लोग हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है, वो फूड पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन आइटम्स को परचेज कर लेते हैं, है ना, ठीक है। तो अर्बन कंज्यूमर सीम टू बी प्रायोरिटाइजिंग क्वालिटी एंड वैरायटी, रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स एंड अ मूव अवे फ्रॉम सिंपल ग्रेन्स, ठीक है। एक और ट्रेंड यहाँ पे अर्बन एरियाज में देखने को मिला, वो है रेडी टू ईट फूड के रिगार्डिंग, ठीक है। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड की डिमांड जो है वो ऊपर जा रही है ना। एक एक करके इन सारे ट्रेंड्स को दिमाग में रखना। एक तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है किसके ऊपर, न्यूट्रिशियस डाइट के ऊपर, है ना। वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कहाँ है, अर्बन एरियाज में। एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने के रीज़न, एक तो क्वालिटी फूड के ऊपर, क्वालिटी डाइट के ऊपर एम्फेसिस है, और दूसरा जो प्रोटीन रिच और जो मिनरल रिच डाइट है आपकी, जो डेयरी के आइटम्स हो गए, आपका एग हो गया, मीट हो गया, ठीक है, पल्सेस हो गई, इनके जो प्राइजेस हैं वो भी बहुत हाई हैं, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा, प्रोसेस्ड फूड की डिमांड इज़ वेरी हाई, है ना। तो प्रोसेस्ड फूड की डिमांड इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। अर्बन एरियाज में पीपल डोंट हैव मच टाइम टू कुक देयर ओन फूड। एंड दूसरा, रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ होम कुक्ड मील्स दैट डिपेंड ऑन वुमेन्स अनपेड डोमेस्टिक लेबर। अब मोस्टली जो वुमेन है आपकी, वो लेबर फोर्स का पार्ट बन रही हैं, दे आर नॉट स्टेइंग एज हाउस वाइफ्स, तो दे कैन नॉट कुक मील एट होम, 3 टाइम का मील दे कैन नॉट कुक, है ना। तो उस चीज़ के लिए जो डिमांड है रेडी टू ईट मील की, वो बढ़ती जा रही है ना। तो उसके रिगार्डिंग भी न्यूट्रिशियस कंटेंट एंड क्वालिटी का खास ध्यान हमारी गवर्नमेंट को या फिर रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके एडिटर जो हैं, इस एक पर्टिकुलर ट्रेंड के कॉजेस प्लस इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं उनको भी डिस्कस करती है। इन्होंने कॉजेस में कहा है, एक्चुअली इन्होंने पहले कंसिक्वेंसेस डिस्कस किए, है ना। इन्होंने पहले कंसिक्वेंसेस डिस्कस किए। कंसिक्वेंसेस में इन्होंने सबसे पहला कंसिक्वेंस बताया ओबेसिटी, ठीक है, ओबेसिटी। फिर इन्होंने यहाँ पे बताया द वर्ल्ड ओबेसिटी एट लास्ट 2025 शोज दैट 1 in 8 पीपल ग्लोबली लिव्स विद ओबेसिटी। ये डेटा याद रखना है आपको, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको उठानी है इसमें से, है ना। फिर इन्होंने कहा है कि सिर्फ ओबेसिटी ही नहीं, इंक्लूडिंग ओबेसिटी एंड माल न्यूट्रिशन, ये 2 प्रॉब्लम तो आ ही रही हैं। ओबेसिटी एंड माल न्यूट्रिशन तो आपका आ ही रहा है। इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस
है ना, ये एक रिपोर्ट है जो कि कहती है कि एक्सपोनेंशियल राइज हैज़ बीन देयर इन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन न जाने की वजह से इट इज़ वीकनिंग और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के इंस्टेंसेस आर इंक्रीजिंग एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट इज एट्रीब्यूटेड टू पुअर डाइट्स। ठीक है ना। इंडिया में ये जो डाइट का ट्रेंड है दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि अभी भी क्या बताया था यहाँ पे इन्होंने कि 50 to 60% ऑफ द प्लेट जो है आपकी वो अभी भी कार्ब्स ही है ना। देखो, दिस अ स्टडी सपोर्टेड बाय फूड सिस्टम इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर इंडिया प्रोजेक्ट दैट डाइट रिलेटेड हेल्थ रिस्क एंड वेट इश्यूज ड्राइव YLL फ्रॉम 50 million to 72 million बिटवीन। ठीक है, ये तो इन्होंने चलो एक डेटा बताया, इतना डिटेल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी नहीं, है ना, मोटा मोटा हम देखते हैं। ठीक है, और स्टडीज़ जो है वो डायरेक्ट लिंकेज दिखाती हैं बिटवीन ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन विद द कंजम्पशन ऑफ हाई फैट, सॉल्टी एंड शुगरी फूड्स। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों का कंजम्पशन जो है वो इंडिया की डाइट में सबसे ज़्यादा है ना। इन्होंने यहाँ पे एक डेफिशिएंसी का लेवल बताया है कि हमारा जो कंजम्पशन होना चाहिए वेजिटेबल्स का, इट शुड बी 400 grams पर डे। ठीक है, बट ये इससे फार बिलो है। और जो हमारा प्रोटीन का कंजम्पशन है वो 20% लेस है ना, 20% लेस है अगेंस्ट द कितना 70 ग्राम रिकमेंडेड है। ठीक है, और ये जो डाइटरी नीड है ये आपका पुअरेस्ट सेक्शन जो है सोसाइटी का, है ना, उसमें यही प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो 26 ग्राम है अगेंस्ट 70 ग्राम नीडेड, और जो रिचेस्ट सेक्शन है उसमें भी 5 ग्राम्स कम है पर डे अगेंस्ट 70 ग्राम्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके एडिटर जो हैं वो 2 से 3 चीज़ों पे एम्फेसिस करती है कि एक तो इंडिया का जो डाइटरी पैटर्न है, जो लोगों का एटीट्यूड है टूवर्ड्स फूड, वो भी कुछ ना कुछ डिफरेंट है। अदरवाइज जो रिचेस्ट सेक्शन है वो तो कितना भी कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव हो जाए दे कैन अफोर्ड इट, खाने पीने की चीज़ें आपकी, है ना, कितना भी आपका डेयरी प्रोडक्ट, मीट, एग कितना भी एक्सपेंसिव हो जाए दे कैन अफोर्ड इट, बट उनके में भी डेफिशिएंसी है। तो दैट शोज सम सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड प्रॉब्लम्स, है ना, कि एटीट्यूड मतलब यहाँ पे फूड के रिगार्डिंग जो डाइटरी पैटर्न है वो थोड़ा ख़राब है ना। तो इसमें कहा गया है, इसी के साथ साथ इन्होंने कहा है एक और चीज़ कि ग्लोबल ट्रेंड है एनिमल बेस्ड फूड से प्लांट बेस्ड फूड की तरफ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब हमें ग्रीन कंजम्पशन करना है ना। एनिमल बेस्ड फूड पर अगर हम ज़्यादा रहेंगे तो दैट विल लीड टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब ये कैसे कनेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज से, आपने स्टैटिक में पढ़ा होगा, है ना। प्लांट बेस्ड डाइट पे हमें ज़्यादा मूव करना है। ठीक है, ये इन्होंने कहा है, और इसी के लिए फिर इन्होंने कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए हैं। सॉल्यूशंस में उन्होंने कहा है कि द रूट ऑफ दिस क्राइसिस लाइट नॉट मियरली इन व्हाट इंडियंस ईट बट इन द इकोसिस्टम दैट मेक्स देम अनहेल्दी चॉइसेस ईजियर एंड चीपर। इकोसिस्टम, ठीक है, जो सिचुएशन इंडिया में है, इंडियन मार्केट की, इंडिया के लोगों के एटीट्यूड की, व्हाट्सोएवर जो भी प्राइस है किसी भी चीज़ का, वो कहीं ना कहीं इंडियंस को कंपेल करता है ऐसी डाइट लेने के लिए, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए? शिफ्टिंग कंजम्पशन पैटर्न्स डिमांड बोल्ड कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन अक्रॉस मल्टीपल फ्रंट्स। सबसे पहला आता है आपका फिस्कल मेजर्स, ठीक है, जैसे कि स्ट्रैटेजिक टैक्सेशन होनी चाहिए, किसके ऊपर? शुगरी आइटम्स के ऊपर, है ना, और जो आपका अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उसके ऊपर। फिर जो पैकेट्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर लेबल्स होने चाहिए रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन, जो भी डाइट, जो भी न्यूट्रिशन वो पैकेट जो है कंटेन करती है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी है कंज्यूमर्स जो हैं वो एक इन्फॉर्म चॉइसेस बना सकें, कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ानी है। तीसरा इन्होंने कहा है कि स्मॉल स्केल फार्मर्स को टारगेटेड सपोर्ट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि वो लोग ज़्यादा वेजिटेबल्स कल्टीवेट करें, ज़्यादा फ्रूट्स कल्टीवेट करें, ज़्यादा पल्सेस कल्टीवेट करें। ठीक है, ये जो सीरियल बेस्ड कल्टीवेशन उनका हो रखा है ये ना हो, और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? इसी के लिए MSP की डिमांड थी फॉर 23 क्रॉप आइटम्स। ठीक है, फिर आता है आपका सब्सिडीज फॉर हार्मफुल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हटा देनी चाहिए। ठीक है, न्यूट्रिशनली डेंस क्रॉप्स यूजिंग जनरेटिव एग्रीकल्चर टेक्निक्स, ये करना है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, हाई प्रोटीन राइस डेवलप करने हैं, जैसे कि अभी राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें उसका न्यूट्रिशन कंटेंट जो है वो बढ़ाया जा रहा है राइस को फोर्टिफाई करके, उसी डायरेक्शन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ नीडेड। ठीक है, हाई यील्डिंग मिलेट्स चाहिए, है ना, पल्सेस की वैरायटीज़। फिर एक्सपेंशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज, ताकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फूड वेस्टेज हो रखी है
वो फर्दर ना हो, है ना। फिर अंडर यूटिलाइज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन स्पेशली फ्रॉम एक्वाटिक एंड मरीन सोर्सेज मस्ट बी एक्सप्लोर्ड, मरीन सोर्सेज में से, है ना। प्लस फूड कंपनीज मस्ट इन्वेस्ट इन अफोर्डेबल कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड हेल्दी प्रोडक्ट्स मैचिंग इंडियन टेस्ट एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, ये 4 to 5 सॉल्यूशंस आपकी एडिटर ने यहाँ पे दिए। ठीक है, तो ये वाला यहीं पे कंप्लीट होता है ना। इससे पहले भी हमने देखा था, यही सेम प्रॉब्लम आपकी एजुकेशन के कॉस्ट के अराउंड थी, यही सेम प्रॉब्लम आपकी फूड के कॉस्ट के अराउंड है। तो जो बेसिक नीड्स हैं उसके अराउंड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब ये वाला एडिटोरियल देखो, इसमें क्या है, इसमें कुछ चीज़ें जो है ना ये थोड़ी सी इसमें डिफरेंट दी है। इन्होंने कहा तो है कि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग इन्होंने डिस्कस किया है, बट जो इनका डिस्कशन का तरीका है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है इसमें, है ना। तो इसको मैं रीड कर देती हूँ, बट इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा कंक्रीट मुझे मिला नहीं है। आपको अपने एंड पे इंपॉर्टेंट लगे तो खुद से रीड कर लेना न्यूज़पेपर से। ठीक है, इन्होंने ना यहाँ पे कुछ केसेस को डिस्कस किया है। ठीक है, और फिर इन्होंने बताया है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ के अराउंड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हर तरफ से हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं कि मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस फॉर डिस्ट्रेस में परसिस्ट कंकरेंटली। इन्होंने बताया है कि इंडिया में लोग बायोलॉजिकली भी मेंटली इल हैं। बायोलॉजिकली मतलब किसी के न्यूरोट्रांसमीटर में प्रॉब्लम है, किसी को इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ब्रेन में कुछ इश्यूज होने की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज आर देयर। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिकल हैं कि किसी इंसान का मतलब लर्न पैटर्न क्या है ना, उसने अपनी लाइफ में देखा क्या है, उससे उसने क्या सीखा है, तो वो साइकोलॉजिकल भी है। फिर एक आता है आपका सोशल आइसोलेशन, ये मोस्टली आपका कास्ट से रिलेट किया है इन्होंने। ठीक है, कास्ट से, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से। ठीक है, फिर आता है कल्चर, लॉस्ट ट्रेडिशन, लॉस्ट कल्चर। ठीक है, फिर आता है पॉलिटिकल मतलब कि ऑपरेसिव स्ट्रक्चर्स आर देयर, करप्शन इज देयर। ठीक है ना, कस्टोडियल डेथ्स आर देयर। ठीक है, इतना इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये मैं बता देती हूँ, है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स। फिर कुछ हिस्टोरिकल, जैसे कि आपका इंटरजनरेशनल ट्रॉमा, है ना। कुछ अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसे मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिन्होंने कॉलोनियल ऑपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा झेला था। तो इन सभी रीजंस की वजह से मेंटल इलनेस इज देयर। ठीक है, इसकी बात इन्होंने की है। दीज एक्सप्लेनेशंस डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशंस, दे आर ओवरलैपिंग, है ना। ये सारे के सारे जो आपके ये जितने भी रीजंस आपके हैं ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये ओवरलैप करते हैं एंड दे इंटरसेक्ट। ठीक है, intersect with caste, class, gender and queer identities in ways that shape both experience of suffering and access to care। ठीक है, इसको मैं बीच से बीच रीड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने ना इसमें एक्सप्लेनेशन मोस्टली ज़्यादा दिया है, और जो हमें कंक्रीट पॉइंट्स चाहिए होते हैं सीधा अपने पेपर 2 में लगाने के लिए वो यहाँ पे थोड़े से कम है, लेकिन हम देखते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इन्होंने केस स्टडी डिस्कस की है जिसमें एक 60 ईयर ओल्ड जो है एक लेडी है ना, उन्होंने रिकॉल किया कि कैसे उनकी फैमिली में, जिस फैमिली में रहती थी जहाँ पे उनके पेरेंट्स ख़त्म हो गए थे, तो कैसे वो लेफ्ट आउट या लेफ्ट ओवर फूड को खाती थी। ठीक है, लेफ्ट ओवर्स जो होते हैं, ईटिंग लेफ्ट ओवर, जो बचा कुचा खाना होता है उसको खा के कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का गुजारा किया है ना। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे केस स्टडीज़ जो हैं वो डिस्कस की हैं। आप 1-2 इसमें से ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें काम के नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ मेंटल हेल्थ केयर में गैप्स की बात की है, जैसे कि mental health care must be radically imagined as the primary pursuit of dignity and disability justice that centers equity, inclusion and diversity, highlighting complexities with all their nuances as the practice of staying with people and persisting alongside them through suffering, whether that suffering is relational, material or structural in nature। ठीक है, इनमें से कोई भी रीज़न मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो उसको प्रॉपरली एड्रेस करने की ज़रूरत है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। ठीक है ना, और केयर जो यहाँ पे है वो इंडिविजुअल लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, उस इंसान की जो एडवर्स लाइफ इवेंट्स रहे हैं, जो डिसरप्शंस रही हैं, उनके रिगार्डिंग प्रॉपर काउंसलिंग इज नीडेड। ठीक है, तो इसमें जो बातें इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की है ना वो आपने अपने स्टैटिक पोर्शन में मेंटल हेल्थ के अराउंड ऑलरेडी मतलब पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही, और ना ही मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ डायरेक्टली निकालने के लिए मिला। बहुत ही लंबा एक्सप्लेनेशन है विच इज़ नॉट नीडेड। ठीक है, हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये है हमारा मेन जो सॉल्यूशन वाला सेक्शन है। मेंटल हेल्थ एजुकेशन में नीड टू प्रिपेयर पीपल टू सिट विद डिस्कम्फर्ट एंड अनसर्टेनिटी
नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ पर्सन सोशल वर्ल्ड, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स एंड रिमेन ओपन टू डाइवर्स अप्रोचेस। ठीक है, रिसर्च प्रायोरिटीज जो होती है आपकी वो रीओरिएंटेड होनी चाहिए टूवर्ड्स कैप्चरिंग द ग्रैन्युलर एस्पेक्ट ऑफ केयर। ये कहती हैं कि छोटे से छोटा जो भी आपका एस्पेक्ट ऑफ केयर है उस पर फोकस होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये हमारी पॉलिसी के बाहर है। जो हमारी मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम है ना, चाहे आप कल को किसी न्यूरो के पास चले जाओ या फिर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, वो आपकी पूरी लाइफ के पैटर्न को नहीं देखता है। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे मेंटल हेल्थ सिस्टम को, जब हम किसी मेंटल क्राइसिस को एड्रेस कर रहे हैं, तो इस टाइप के पैटर्न्स को इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस देना ज़रूरी है, ऐसा इन्होंने कहा है। दीज एक्शंस रिक्वायर एग्जामिनिंग माइक्रो लेवल प्रोसेसेस थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस ट्रांसडिसिप्लिनरी मेथड्स दैट लिंक प्रैक्टिस एंड थ्योरी, इनेबलिंग कॉन्टिन्यूस लर्निंग अबाउट वर्क। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं कहा है ना। और मोस्ट क्रिटिकली दोज करेंटली डेजिग्नेटेड एज नॉन स्पेशलिस्ट, those who bring lived experience need to be recognized and compensated as practitioners who bring community wisdom and contextual understanding। जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, कैंपिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ के अराउंड, उन्हें प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपका, टू फुलफिल स्टेम पोटेंशियल इंडिया मस्ट कास्ट द नेट वाइडर, गो टू द रूट्स। ठीक है, ये यहाँ पे इंडिया के स्टेम पोटेंशियल के बारे में, जो आपकी पीएचडी रिसर्च वर्क होता है आपका, ठीक है, स्कॉलरशिप्स आपकी होती हैं इन द स्टेम कोर्सेज। मैं तो यहाँ पर नॉन स्टेम कोर्सेज की भी बात कहूँगी कि इंडिया में जो पीएचडी की पिक्चर है और पीएचडी के बाद जो जॉब अवेलेबिलिटी की पिक्चर है, ठीक है, दैट इज़ वेरी ग्रिम, है ना, दैट इज़ वेरी ग्रिम। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि एक रिपोर्ट को डिस्कस किया है। रीसेंट न्यूज़ रिपोर्ट सेज दैट द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स टू री एग्जामिन हाउ गाइड्स फॉर डॉक्टोरल डिग्रीज आर सिलेक्टेड। ठीक है, इसमें ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं आपके एडिटर ने फिगर आउट की हैं इंडिया के रिसर्च सिस्टम में, जिसकी वजह से इंडिया का रिसर्च सिस्टम जो है इतनी पुअर या फिर इतनी अबाइजबल कंडीशन में है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इन्होंने कही थी कि रिसेंटली गवर्नमेंट रिपोर्ट थी जो कि कह रही थी हाउ द गाइड्स आर सिलेक्टेड। गाइड्स इन द सेंस जो बच्चे पीएचडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उनका जो गाइड है वो किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो गाइड के सिलेक्शन के रिगार्डिंग इन्होंने बोला है। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है कि इंडिया में जो स्टेम रिसर्च है या फिर नॉन स्टेम रिसर्च, दोनों को अगर हम यहाँ पे ले लें तो उन दोनों रिसर्च में, ठीक है, उन दोनों रिसर्च में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है रिसर्च के लिए करेंटली? देखिए, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज इज़ देयर, तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग रिसर्च, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, ठीक है, क्लाइमेट, फिर आपका मिटिगेशन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, फिर उसकी पहले हमें टेक्नोलॉजी बनानी है, जैसे कि आपका ग्रीन हाइड्रोजन है, तो ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी तो मिल गई, लेकिन अब इसकी कॉस्ट कैसे डाउन की जाए, इसको कमर्शियलाइज कैसे किया जाए, इसके ऊपर रिसर्च इज नीडेड। ठीक है, बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर, हेल्थ टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च इज नीडेड। इसको जो है वो प्रायोरिटाइज करना चाहिए स्टेम कोर्सेज में। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है एक ऐसी रिसर्च पर फोकस होना चाहिए जिसका रिलेवेंस जो है वो ब्रॉडर लेवल पे हो। देखो, रिसर्च जो होती है ना वो दो तरीके से होती है। पहली आपकी होती है पब्लिक फंडेड, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में होती है, और दूसरी होती है प्राइवेट कंपनीज जो करवाती हैं, प्राइवेटली फंडेड। अब प्राइवेटली फंडेड रिसर्च में प्रॉब्लम ये है कि ये एक डायरेक्ट आउटकम के साथ एसोसिएटेड होती है। वो डायरेक्ट आउटकम होता है कि जो प्राइवेट कंपनी उसको फंड कर रही है वो डायरेक्टली उसी कंपनी को प्रॉफिट, मतलब फ़ायदा देनी चाहिए, डायरेक्टली उसी के लिए एडवांटेजियस होनी चाहिए, एंड दैट टू इंस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में उस कंपनी को फ़ायदा देगी, नहीं, शॉर्ट टर्म गेन करवाए, इंस्टेंट गेन्स की तरफ फोकस्ड होती है। ठीक है, ये जो इंस्टेंट गेन्स की तरफ फोकस है ना, ये जो इंस्टेंट गेन्स की तरफ फोकस है, ये रिसर्च को जो है बहुत ही ज़्यादा नैरो बना देता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी आती है आपकी पब्लिकली फंडेड रिसर्च। इस रिसर्च में क्या होता है, पब्लिकली फंडेड रिसर्च में आपका, कि आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये
इस रिसर्च को कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। यूजीसी जो है इसके लिए स्टाइपेंड देता है, यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो रिसर्च को फंड करती है, ठीक है। ये होती है आपकी सोसाइटी के ब्रॉडर इश्यूज पे फोकस्ड, है ना, ये होती है आपकी सोसाइटी के ब्रॉडर इश्यूज पे फोकस्ड। तो एडिटर आपके कह रहे हैं कि ये जो प्राइवेट रिसर्च है ना, इसका जो फोकस है वो भी सोसाइटी के ब्रॉडर इश्यूज की तरफ जानी चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म में गेन करवाए, ना कि एकदम शॉर्ट टर्म आउटकम बेस्ड रिसर्च हो, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कहा है दैट रिसर्च ऑफ शुड बी सपोर्टेड एंड प्रोमोटेड इज इनआर्ग्यूएबल, ठीक है। कंट्री के लिए इट इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू आस्क वेयर पब्लिक मनी इज बीइंग स्पेंट, इट शुड बी इन वेज दैट कैन बी explained to the public. This also includes communicating the importance of research that has no foreseeable application, है ना। फिर इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो अप्रोच लगाई जा रही है वो आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। देयर इज अ ब्रॉडर वर्च्यू इन बिल्डिंग द imagination and agility to respond to what might unfold in the future rather than to simply go with what we see most clearly now, ठीक है। ऐसी कुछ रिसर्च का फिर इन्होंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि नोबेल प्राइज रिसर्च हुई थी, कब हुई थी, 1980s में आपकी क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो डिस्कवर कर ली गई थी, ठीक है। उसका जो यूटिलिटी है वो आज है। तो 1980 के बाद आज कितना टाइम हो गया, ऑलमोस्ट आपका 20 ईयर्स, वो 45 ईयर्स लेटर इसकी यूटिलिटी देखने को मिल रही है। रिसर्च तब हुई थी, ठीक है। ऐसे इन्होंने बताया कि अमेरिका की बेल लेबोरेटरीज में जहाँ पे कि ट्रांजिस्टर्स, लेजर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, इन सब की रिसर्च जो हुई थी वो वे बैक इन 1980s हुई थी, बट यूटिलिटी जो है वो मोस्टली आज की डेट में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपके एडिटर अपनी पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं। फिर ये कहते हैं, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक करके इंडिया की जो रिसर्च में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उसके ऊपर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि रिसर्च में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो रिसर्च का स्टाइपेंड है दैट इज़ वेरी लो, ठीक है ना। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक डेटा दिया था, इन्होंने कहा था कि जो नॉन नेट स्टाइपेंड है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए दैट इज़ जस्ट 8,000 पर मंथ, जो कि मिनिमम वेजेस से भी कम है ना। इसी की वजह से क्या होता है, अब इस स्टाइपेंड के गैप को फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट्स को जो है, जो कि रिसर्च में जा रखे हैं, उन्हें टेम्पररी टीचिंग अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं अपनी मंथली इनकम बनाने के लिए। इससे क्या होता है, टेम्पररी टीचिंग अटेंचमेंट मतलब इनके अपॉइंटमेंट की वजह से इनका जो फोकस है वो रिसर्च पे प्रॉपरली नहीं रह पाता और टीचिंग साइड पे ज़्यादा चला जाता है। यही हमें हमारी पीएचडी रिसर्च में देखने को मिल रहा है इंडिया में, कि मोस्टली लोग पीएचडी कर रहे हैं टू बिकम अ टीचर एंड नॉट टू बिकम अ रिसर्चर, क्योंकि एक तो वो अंडरपेड है ना। दूसरी प्रॉब्लम इन्होंने ये हाईलाइट की है कि ये जो स्टाइपेंड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जितना भी आपका पीएचडी का स्टाइपेंड होता है यूजीसी का 30,000 35,000 मंथली जो भी है, ये टाइमली नहीं आता है स्टूडेंट्स के पास में। इसमें जो है कम से कम 9 महीने का गैप क्रिएट हो जाता है कि 8 महीने से बच्चे के पास स्टाइपेंड नहीं आया, 9 महीने से स्टाइपेंड नहीं आया, तो हु विल फंड दैट स्टूडेंट, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि दिस सिचुएशन इज समथिंग दैट विल कंपेल द पीएचडी रिसर्चर टू लीव पीएचडी एंड शिफ्ट टू सम अदर फील्ड, है ना। दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ये भी इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट की है, ठीक है ना। फिर इन्होंने यहाँ पे स्टाइपेंड वाली बात बोली थी। देन इन्होंने कहा था एक और प्रॉब्लम जो है सिस्टम में वो है कि इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में देयर इज नो प्रॉपर रिलेशन, है ना। इंडस्ट्री फंडेड पीएचडीज आर फ्यू एंड फार बिटवीन, they are absent altogether outside a few IITs and similar institutions. This is for several reasons, among them a historical disconnect between history and academia, है ना। इंडिया में जो एकेडमिक्स है और जो इंडस्ट्री है उसके बीच में कहीं ना कहीं एक डिस्कॉर्ड देखने को मिला है, ठीक है, कनेक्शन नहीं है। इसीलिए हमारी कंट्री में यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई होती है उसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो स्किल्स चाहिए वो नहीं पढ़ाई जाती हैं, तो दैट कनेक्शन इज नॉट देयर। उसी की वजह से इंडस्ट्री की तरफ से फंडेड रिसर्च जो होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में दैट इज नॉट देयर, ठीक है। द फीलिंग दैट इंडियन एकेडमिया कैन नॉट डिलीवर ऑन इट्स प्रॉमिस ऑन टाइम, इंडस्ट्री को जो है इंडियन एकेडमिक्स के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं है, या फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट दोनों के बीच में देखने को मिला है कि इंडिया की जो अकेडमी है या फिर अकेडमिक्स है, ठीक है, वो टाइमली मैनर में सही क्वालिटी, ठीक है, गुड क्वालिटी जो है आपकी वो डिलीवर नहीं करके देता है, ठीक है।
इतना क्लियर हुआ। देयर इज अ केस फॉर ट्रेनिंग इंडियन PhDs to be able to better exploit the potential for such collaborations as well as improve the ability of institution and advisors to manage them। ये काम जो है, ये इम्प्रूवमेंट जो है वो आपका इंडस्ट्री ला सकती है, ठीक है ना। और एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन जो है आपकी लिटिल और नथिंग टू डू विद इंडस्ट्री और एप्लीकेशंस, और जो आपकी एकेडमिक्स में पढ़ाई हो रही है, जो रिसर्च हो रही है, वो इंडस्ट्रियल यूज से या इंडस्ट्री में अप्लाई होने वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखती है, ठीक है। जैसे कि फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सो ऑन, इनके ऊपर रिसर्च ज़्यादा है इंडियन एकेडमिक्स में, जिसका डायरेक्ट यूज़ जो है वो एकेडमी को ज़्यादा नहीं है। तो ये आपके जो यहाँ पर एडिटर हैं वो कह रहे हैं कि स्टेम कोर्सेज के ऊपर डी वैल्यूइंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन नॉन स्टेम सब्जेक्ट्स विल नॉट हेल्प प्रोड्यूस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हु आर इन वे बेटर प्लेस्ड टू एड्रेस इंडियाज नीड्स। इन्होंने ये नहीं कहा है कि नॉन स्टेम कोर्सेज में आप रिसर्च कम कर दो या फिर उसे डी वैल्यू कर दो, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो एकेडमिक्स में फिलॉसफी रिलेटेड रिसर्च है, सोशियोलॉजी रिलेटेड रिसर्च है, हिस्ट्री रिलेटेड रिसर्च है आपकी, ठीक है, इसको भी वैल्यू देनी है। प्लस जो स्टेम रिलेटेड डायरेक्ट इंडस्ट्री में हेल्प करने वाली जो रिसर्च है उसको भी वैल्यू देनी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यही कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स यहाँ से निकल के आए। इन मैनेजमेंट थ्योरी हाइजीन फैक्टर आर कॉम्पोनेंट्स दैट इफ एब्सेंट और इनएडिक्वेट लीड टू डिमोटिवेशन, है ना। इसमें इन्होंने बताया है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे इंडिया में, जो कि मतलब हाइजीन फैक्टर जिसको माना जाएगा, एक तो टाइम पे, एक तो प्रॉपर्ली पे करना रिसर्चर को, दूसरा उसको टाइम पे करना, ठीक है। तीसरा फिर इन्होंने कहा है कि एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की मोबिलिटी भी ईजी हो पाए, अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स भी कम हो पाए आपके, प्लस आपकी जो रिसर्च है वो ज़्यादा क्वालिटी एंड ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ ओरिएंटेड हो, ठीक है। ऐसा इन्होंने फाइनली कहा, टू सिंपली डू बेटर at what we are doing now as opposed to finding new and more glamorous things to do is not often prioritized. If we don't get these basic rights, we will not get anything else right. ठीक है, that this issue remains stubbornly unsolved. इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपके आज के जितने भी इसे एक पर्टिकुलर वीक के आपके जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि लास्ट वीक में थी बट इम्पॉर्टेंट थी, जैसे कि आपका SIR, है ना, और एक दो और इंडिगो वगैरह से रिलेटेड था। इंडिगो वाले को थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है, उनको पढ़ के आप रेडी कर लेना। बाकी इस वीक के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स इतने ही थे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। और एक और चीज़ हम इसी में ऐड करके देख लेते हैं, थोड़ा सा ना हम PYQs को देख लेते हैं कि वो डायरेक्टली मतलब किस तरीके से आपका एडिटोरियल से जो है वो कनेक्ट होके आते हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। अभी रिसेंटली आपने अभी देखा, ये अभी हम PYQ देखने वाले हैं, ठीक है। इस PYQ में हमने अभी एडिटोरियल में आपका देखा कि एजुकेशन के रिलेटेड, एजुकेशन की कॉस्ट के रिलेटेड देयर वॉज एन एडिटोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे इस PYQ में देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2023 आपका पूछा हुआ है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर्स फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इस ऐसे को जब आप अलग अलग डायमेंशंस में डालेंगे तो उसमें से एक डायमेंशन आप चैलेंजेस वाला भी लेंगे, ठीक है। उन चैलेंजेस में आप जो है एजुकेशन से रिलेटेड चैलेंज क्या है, एजुकेशन की कॉस्ट, ठीक है, एंड द इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यही मेन चीज़ हमने वहाँ उस एडिटोरियल में पढ़ी थी, उसी में से कुछ पॉइंट्स उठा के हमने यहाँ पे यूज़ कर देने हैं, ठीक है, PYQ में। दूसरा हमने देखा था आपका न्यूट्रिशनल सफिशिएंसी वाला, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इंडिया में है, उसको सफिशिएंट हमें बनाना है, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर एसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी, उसमें हमने एक कॉम्पोनेंट पढ़ा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। तो इनकी रिक्वायरमेंट, तो वो वाला आर्टिकल आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें से डेटा यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर प्राइस राइज की बात करी गई थी, उसके कॉजेस एंड इफेक्ट्स, ये भी आपका PYQ आया था 2022 में, ठीक है। तो इसमें जब हम प्राइस राइज की बात करते हैं तो जब फूड आइटम्स, स्पेशली जो आपके न्यूट्रिशनल आइटम्स को हमने डिस्कस किया अभी पीछे एडिटोरियल में, उससे रिलेटेड जो भी आपका डेटा था कि 10 टाइम्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ना, ऐसे केसेस में अर्बन एरियाज में एक्सपेंडिचर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, आइटम्स का प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है ना, उन चीज़ों के कॉजेस एंड इफेक्ट्स आप यहाँ पे उस आर्टिकल में से क्लियरली लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19। हमने अभी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक आर्टिकल देखा था जिसे हमने बस थोड़ा सा ही देखा था, बहुत ज़्यादा इन डिटेल हमने नहीं देखा,
है ना, उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखो इसके रिगार्डिंग एक तो अभी हमने रिसेंटली स्टेम वाला पढ़ा, है ना, स्टेम वाले में हमने रिसेंटली यही चीज़ पढ़ी थी कि जो इंडिया में पीएचडी रिसर्च है, ठीक है, एक तो ये पढ़ा था हमने कि रिसर्च के थ्रू पीएचडी के बाद आपका प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंडस्ट्री और एकेडमी का कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट लेबर की मोबिलिटी दिखाई दे, और स्टेम जो आपकी मतलब रिसर्च है वो सोसाइटी के ब्रॉडर इश्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करे, ठीक है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने पर। एक और हमने सबसे फर्स्ट एडिटोरियल जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि इंडिया की ग्रोथ जो कि 8.2% से हो रही है, क्या वो एनफ नंबर ऑफ जॉब्स जनरेट कर पा रही है, वो तो वहाँ पे जो पॉइंट्स पढ़े थे वो यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ये भी हमने देखा था पीछे में, ठीक है। फिर आता है आपका सॉलिट्यूड ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये भी आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, ये भी आया हुआ है। तो देखो टॉपिक जो है ना वो रिपीट होते जा रहे हैं। फिर प्रोविजन फॉर प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है, ये तो चलो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर डायरेक्ट रिपोर्ट पूछती, बट चाहो तो कुछ पॉइंट, कुछ डेटा जो है हमने अभी एजुकेशन के ऊपर एडिटोरियल पढ़ा था, एजुकेशन की कॉस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, वो चाहो तो इसमें यूज़ कर सकते हो, है ना, कि कितनी थी अर्बन एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर में वो एनुअली जो है प्राइमरी वाले सेक्टर की आपकी करीब करीब 26,000 पहुंच जा रही थी, ठीक है, प्राइमरी की, और रूरल एरियाज़ में यही 7,000 के अप्रॉक्स है एनुअल कॉस्ट, ठीक है, प्राइमरी की, अगर ये प्राइमरी पे स्पेसिफिक पूछ रहा है तो, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें जो है वो आपकी स्पेसिफिकली कनेक्ट होती हैं। एक और देखो, इस डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये तो सीधा ही आ गया जो आपका फर्स्ट आर्टिकल था जिसमें जीडीपी की ग्रोथ की बात की गई थी, है ना, 8.2% से जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये तो वहाँ से डायरेक्टली ही लिख जाएगा, है ना, ठीक है। फिर इंडिया को अगेन अपनी एजुकेशन क्वालिटी पे इंस्टेड ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट ज़्यादा फोकस देना चाहिए, ठीक है, ये भी हमने देखा अभी अभी, है ना, क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो क्वालिटी जो है आपकी ये मैंने यहाँ पे दो तरीके की क्वालिटी पीछे एडिटोरियल में डिस्कस की है। एक तो एजुकेशन जो स्कूलिंग की कॉस्ट थी, ठीक है, दूसरा हमने देख लिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो हायर एजुकेशन का इशू है, ठीक है, उसके अराउंड क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको एडिटोरियल्स को इसी तरीके से उसके कुछ कुछ कंपोनेंट, पूरे एडिटोरियल के ऊपर आपके पास में डायरेक्ट टॉपिक नहीं आएगा, वो रेयरली होता है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, है ना। इसके बाद हम मिलेंगे आपका नेक्स्ट सैटरडे, जब आपके नेक्स्ट वीक के पूरे करंट अफेयर्स पेपर 2 स्पेसिफिक जो है वो कवर्ड अप होंगे, और हम ऐसे ही ब्रीफली सब कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।